अध्याय 2301 आसानी से लेवल अप करना। शैडो फोर्ट्रेस का मार्शल योद्धा प्रकट होता है। 3। चलो एक ब्रेक लेते हैं। 1। शौजांग कयुन ने समूह पर नजर डाली और पाया कि उन्होंने पिछली लड़ाइयों में काफी बल खर्च किया था। कुछ को चोटें भी आई थीं। उसने उनकी भलाई के बारे में चिंता करते हुए बात की। 5 परिवारों के कई घायल योद्धाओं ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा और एक पैर पर पैर रखकर बैठ गए। उन्होंने औषधीय गोलियां प्राप्त की, अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त किया और अपनी चोटों का इलाज किया और जितनी जल्दी हो सके खुद को अपनी इष्टतम स्थिति में वापस लाने का प्रयास किया। अभी तो सिर्फ तीसरा दिन था और आगे की राह निस्संदेह ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी। अगर वे जल्दी से नहीं संभलें तो वे बाधा बन जाएंगे। 2 घंटे बाद समूह एक एक करके ऊपर उठने लगा, प्रकाश की धाराओं में परिवर्तित हो गया और अपनी तीव्र यात्रा आगे जारी रखी। अल्पविराम। वांग टेंग के मुख्य समूह और 5 प्रमुख परिवारों के चले जाने के कुछ समय बाद सांप जैसे मूल जानवरों के क्षेत्र में एक आकृति दिखाई दी। ये वांग टेंग का क्लोन था। ब्रह्मांड मंच मूल जानवर। वांग टेंग का क्लोन विशाल नदी के किनारे खड़ा था और अपनी आंखों में हल्की चमक के साथ पानी के विशाल विस्तार को देख रहा था। अगले ही क्षण वह बिना कोई छप छप किए नदी में कूद पड़ा और क्षण भर में गायब हो गया। कुछ ही देर में नदी के किनारे एक और व्यक्ति दिखाई दिया जो नीचे नदी को देखकर भौहें सिकोड़ रहा था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, मुख्यालय को पार्षद वांग टेंग को मारने का मिशन मिला था, लेकिन उन्हें उसका कोई सुराग नहीं मिला। अप्रत्याशित रूप से वह आखिरी क्षण में दिखाई दिया जब 5 दफन पैतृक भूमि खुली। अन्य लोग अभी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसलिए यह मेरे ऊपर है। एड्स बाय पब फ्यूचर। पैतृक भूमि के भीतर उससे निपटना कोई समस्या नहीं है। किसी को पता नहीं चलेगा कि यह छाया किले का काम है। मैंने उसे 3 दिनों तक देखा है। उसकी ताकत अच्छी है, लेकिन वह उसके बारे में अफवाहों जैसा जबरदस्त एहसास नहीं देती। क्या वह अपनी असली ताकत छिपा रहा है, या फिर उसकी खुफिया जानकारी गलत हो सकती है? इसके अलावा ऐसा लगता है कि वह लक्ष्यहीन रूप से मूल जानवरों का शिकार कर रहा है। मुझे आश्चर्य है कि यह किस लिए है। यद्यपि इन मूल प्राणियों के मूल मूल्यवान हैं, फिर भी वे इस स्थान के अवसरों की तुलना में फीके हैं। यह आकृति मानो खुद से ही बात कर रही थी और कोई भी उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा था। एक पल के बाद उसकी नज़र झपक गई और वह नदी में कूद गया। अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए वह अपने आसपास के सभी सांप जैसे मूल जानवरों से बचता हुआ लगातार गहराई में गोता लगाता रहा। दुर्भाग्यवश आश्चर्य की बात यह रही कि वांग टेंग का शरीर गायब हो गया तथा काफी देर तक खोजने के बावजूद भी उसे अपने प्रतिद्वंद्वी का कोई सुराग नहीं मिला। उसने स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष द्वारा छोड़े गए आभा का अनुसरण किया था, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी नहीं पा सका। यह अजीब था। वह गायब हो गया। वह व्यक्ति अपनी भौहें सिकुड़े बिना न रह सका। शैडो फोर्ट्रेस ट्रैकिंग और स्टेल्थ में माहिर था और वह खास तौर पर कुलीन वर्ग में से एक था। फिर भी वह अपना लक्ष्य खो बैठा। अगर यह खबर शैडो फोर्ट्रेस तक पहुंचती तो निस्संदेह ये बहुत शर्मिंदगी का विषय होता। उसे पकड़े जाने की चिंता नहीं थी। अपने छिपने के हुनर की बदौलत नदी में भी वह आसपास के पानी में आसानी से घुल मिल सकता था, जिससे ये सुनिश्चित हो जाता था कि उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा। उसे केवल यही बात परेशान कर रही थी कि उसने उस व्यक्ति को खो दिया था। वह पूरी तरह से चला गया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। धत्तेरी की। इस समय वह एक सिरहीन मक्खी की तरह महसूस कर रहा था जो उन मूर्ख मूल जानवरों के बराबर उन्मत्तता से खोज कर रहा था। इस अनुभूति से वह बहुत असहज हो गया। अपने करियर की शुरुआत के बाद से यह पहली बार था जब उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। तभी सामने घने काले पानी में नदी का जल अचानक तेजी से उफान पर आ गया। गर्जन। एक दहाड़ गूंजी जिससे उसके चेहरे का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। ये कौन सा मूल जानवर है? इतना शक्तिशाली उपद्रव। हालांकि जैसे ही उसे अपनी छिपने की तकनीक के बारे में ख्याल आया, वह शांत हो गया। भले ही वह स्वर्ग मंच का मूल जानवर था, फिर भी वह डरता नहीं था। उसकी छिपने की तकनीक स्वर्ग मंच के योद्धाओं को भी धोखा दे सकती थी। इन मूर्ख मूल जानवरों की तो बात ही छोड़िए। ऐसा अवश्य होगा कि वांग टेंग ने किसी शक्तिशाली मूल जानवर को उकसाया होगा, लेकिन वह निश्चित रूप से मुझे नहीं पहचान पाएगा। जब वांग टेंग और मूल जानवर दोनों कमजोर हो जाएंगे, तभी मैं अपना कदम उठाऊंगा। वह बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह नदी में छिप गया, उसकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं। वह एक शानदार तमाशा देखने के लिए तैयार था। उनके विचार में वांग टेंग नीचे जलीय मूल जानवरों का शिकार करने के लिए पानी में प्रवेश किया। हालांकि दूसरा पक्ष इस बात से अनजान था कि यह क्षेत्र किसी और का है। कुछ दुर्जय संस्थाओं को भड़काना आसान था जिनसे निपटा नहीं जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि भाग्य वास्तव में उसके पक्ष में था। ऐसा सोचते ही दूर की नदी से एक विशाल काली छाया उभरी और आसपास का पानी एक भयानक धार में बदल गया जो उसके शरीर से टकराया। अपना रूप बनाए रखने में असमर्थ, वह दर्जनों मीटर पीछे धकेल दिया गया। एड्स बाय पब फ्यूचर।
ब्रह्मांड मंच मूल जानवर। उसके भीतर एक भयावह आवाज़ गूंजी। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। उसने यह मान लिया था कि यह अधिक से अधिक कुछ शक्तिशाली स्वर्ग स्तर का मूल जानवर होगा, लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह एक भयानक ब्रह्मांड स्तर का मूल जानवर होगा। अरे यार, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। भागो! छाया किले से आया योद्धा तुरंत ही झिझकने लगा। बिना सोचे समझे वह तुरंत पीछे हट गया और आसन्न खतरे से बचने की उम्मीद में कुछ दूर की ओर भागा। धमाका! हालांकि ऐसा लग रहा था कि पीछे से विशालकाय अजगर ने उसे पहले ही देख लिया था। अपना विशाल मुंह खोलकर उसने अचानक पानी को अंदर खींच लिया, जिससे नदी के आसपास का पानी तुरंत उलट गया, जिससे एक शक्तिशाली चूषण बल पैदा हुआ। छाया किले से आए योद्धा ने पाया कि उड़ान के दौरान उसका शरीर अचानक गतिहीन हो गया था। आसपास की जगह ने उसे घेर लिया था और उसे अपनी जगह पर जकड़ लिया था। अरे नहीं, मुझे जाने दो! छाया किले से योद्धा, जिसका चेहरा भय से भरा हुआ था, अंदर से दहाड़ उठा। उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी और उसने उसे सभी दिशाओं में उन्मत्तता से घुमाया। बूम बूम बूम! उसके चारों ओर नदी का पानी फट गया और अदृश्य स्थानिक अवरोध डगमगाने लगा। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। दूर से विशाल अजगर की विशाल पुतलियां ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। एक और तुच्छ चींटी। वह पहले वाली को नहीं ढूंढ पाई थी, इसलिए उसने पहले इसी से निपटने का फैसला किया। शैडो 9, तुम हमला क्यों नहीं कर रहे हो? शैडो फोर्ट्रेस के मार्शल योद्धा ने देखा कि विशालकाय अजगर उसके करीब आ रहा है। उसकी आंखें डर से उभरी हुई थीं। वह हताश होकर चिल्लाया। हम्फ! बाईं ओर के अंधेरे से ठंडी खर्राटों की आवाज़ आई। तलवार की रोशनी अचानक चमक उठी। छाया किले के योद्धा के चारों ओर चमक उठी। उसका शरीर अचानक शिथिल हो गया। उनके संयुक्त हमलों ने आखिरकार विशालकाय अजगर द्वारा लगाए गए स्थानिक अवरोध को ढीला कर दिया। अवसर का लाभ उठाते हुए छाया किले से योद्धा तुरंत भाग गया। जल स्रोत मोती। स्क्रॉल। बदकिस्मत बच्चा। एक। गर्जन। एक। ब्रह्मांड स्तर का विशालकाय अजगर क्रोधित हो गया। वह गुस्से से फुफकारने लगा। इस तुच्छ चींटी का उसके चंगुल से भागने का दुस्साहस बहुत ज्यादा था। धमाका! क्षण भर में ही विशालकाय अजगर से एक शक्तिशाली आभा निकली, जो पूरे वातावरण में फैल गई। उसकी भयंकर फुफकार से आसपास की नदी का पानी हिंसक रूप से हिलने लगा और ब्रह्मांड स्तर के मूल जानवर से भी छोटे आकार के असंख्य छोटे अजगर सभी दिशाओं से निकलकर उस क्षेत्र को घेरने लगे। ये मूल जानवर वांग टेंग के मुख्य समूह और 5 प्रमुख परिवारों के योद्धाओं द्वारा मारे गए लोगों के अवशेषों से पुनः एकत्रित हुए थे। ये स्पष्ट था कि ये मूल जानवर कितनी जल्दी सुधार कर सकते थे। छाया 11, तुम मूर्ख हो। तुमने इस ब्रह्मांड स्तर के मूल जानवर को क्यों आकर्षित किया? काली छायाओं में से एक से भयंकर दहाड़ निकली। इस समय वह भी घबरा रहा था। इतने सारे ब्रह्मांड चरण और उससे ऊपर के मूल जानवरों का सामना करते हुए वे अस्थायी रूप से स्थिति को पूरी तरह से हल करने में असमर्थ थे। पीछे से ब्रह्मांड चरण का मूल जानवर जल्द ही उन्हें पकड़ लेगा। आखिर मुझे कैसे पता चलेगा? शैडो 11 को लगा कि उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। वह लगभग रोने की कगार पर थी। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। ब्रह्मांड मंच मूल जानवर ने कहीं से भी उस पर हमला किया। यहाँ तक कि उसकी गुप्त तकनीक भी विफल हो गई और उसे तुरंत पहचान लिया गया, जिससे स्थानिक लॉकडाउन हो गया। घटनाओं की एक श्रृंखला सामने आई, जिससे वह पूरी तरह उलझन में पड़ गया और उसे समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या इसके लिए उसे दोषी ठहराया जा सकता है? वह सचमुच निर्दोष था। बहुत हो गई बात। तुम और मैं मिलकर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम दोनों आज यहीं खत्म हो जाएंगे, शैडो 9 चिल्लाया। शैडो 9, जो कुछ ही देर पहले पास में था, स्वाभाविक रूप से जानता था कि शैडो 11 ने कुछ नहीं किया है। फिर भी वह बस इस मूर्ख को डांटना चाहता था। आखिरकार यदि वह ऐसा न करते तो उन्हें पहले से कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत हो गई बात। तुम और मैं मिलकर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम दोनों आज यहीं खत्म हो जाएंगे, शैडो 9 चिल्लाया। छाया 11, क्या वह शब्दों की बर्बादी नहीं कर रहा था? शैडो 11 शिकायतों से भरा हुआ था, लेकिन उसे पता था कि यह निराशा व्यक्त करने का समय नहीं था। उसने गहरी सांस ली, आंतरिक झुंझलाहट और निराशा को दबाते हुए। उसकी निगाहें भयंकर हो गईं क्योंकि वह अपने सामने आदिम जानवरों का सामना कर रहा था, अपनी तलवार को जोर से घुमा रहा था। शैडो 11 के 2 बेहतरीन योद्धा शैडो 9 और शैडो 11 ने मिलकर एक ही जगह पर हमला कर दिया। वहां के मूल जानवर उन दोनों के संयुक्त हमले का सामना नहीं कर सके। ठीक है, शैडो 11 बहुत खुश था और उसने रास्ता तोड़ने की कोशिश की। गर्जन। पीछे से एक और दहाड़ गूंजी और आसपास के मूल जानवर तेजी से आगे बढ़े और रास्ता अवरुद्ध कर दिया। इससे छाया 9 और छाया 11 के चेहरे पर अत्यंत गंभीरता आ गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। लानत है, ये जानवर हमें यहीं रखने पर आमादा है, शैडो 9 ने गुस्से से शाप दिया। अब हम क्या करें? शैडो 11 पहले से ही घबराया हुआ था। वे इतने सारे मूल जानवरों से कैसे निपट सकते थे? हम और क्या कर सकते हैं?
आगे बढ़ो, पीछे मत हटो, अपना सब कुछ झोंक दो, शैडो 9 ने निर्दयता से कहा। धमाका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने एक शक्तिशाली शक्ति का प्रवाह किया। उसके हाथ में तलवार पर एक भयानक तलवार की रोशनी जम गई। मारना। छाया 11 स्वाभाविक रूप से जानता था कि वे अब और नहीं रोक सकते। उसकी निगाहें तेज हो गईं और उसने अपनी सबसे मजबूत शक्ति को भी उजागर कर दिया, उसे तलवार की रोशनी में संघनित कर दिया। इस बारे में बात करते हुए वे एक मुश्किल स्थिति में थे। दोनों ही शैडो फोर्ट्रेस के उत्कृष्ट मार्शल योद्धा थे जो हत्या करने में माहिर थे। उनके कौशल चुपके और आश्चर्यजनक हमलों की ओर अधिक झुके हुए थे, जिससे सीधा टकराव उनकी कमजोरी बन गया। उनके हमले शक्तिशाली थे, लेकिन एक स्वर्ग मंच मूल जानवर अचानक उद्घाटन में प्रकट हुआ। गर्जन। स्वर्ग स्तर का मूल पशु दहाड़ उठा, अपने मुंह से प्रकाश की किरणें निकाली और उन दोनों के आक्रमणों का सामना किया। धमाका। विस्फोट की गूंज गूंज उठी और बल की आघात तरंगें बाहर की ओर फैल गईं। आश्चर्य की बात यह है कि दोनों के हमलों को बलपूर्वक रोक दिया गया। छाया 9 और छाया 11 के चेहरे के भाव तुरंत गंभीर हो गए। अल्पविराम। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब शैडो 9 और शैडो 11 को विशालकाय अजगर मूल जानवर ने घेर लिया था, तब अंतरिक्ष में दूर से छिपी एक आकृति धूर्त मुस्कान के साथ यह सब देख रही थी। छाया किले के मार्शल योद्धा, हो, आप कुछ समय से मेरा पीछा कर रहे हैं। पहले इस ब्रह्मांड मंच मूल जानवर के साथ खेलें। उसने अपना सिर हिलाया, चुपचाप दृश्य से गायब हो गया और उस दिशा की ओर बढ़ गया जिधर से ब्रह्मांड स्तर का मूल जानवर पहले आया था। वान टेंग ने अपनी अधिकतम गति बढ़ा दी, यह महसूस करते हुए कि छाया किले से 2 मार्शल योद्धा अधिक समय तक नहीं टिकेंगे। वह ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता था। वान टेंग के क्लोन में जल शक्ति थी, जिससे वह बिना किसी देरी के पानी में तेजी से आगे बढ़ सकता था। लेकिन यदि ब्रह्मांड स्तर का मूल जानवर वापस लौट आए तो भी उसे यह एक बड़ी चुनौती लगेगी। वान टेंग के क्लोन में जल शक्ति थी, जिससे वह बिना किसी देरी के पानी में तेजी से आगे बढ़ सकता था। लेकिन पर्याप्त नहीं। वान टेंग की आंखों में चमक आ गई जब उसने जल्दी से अपने गुण बोर्ड को स्कैन किया। उसे एक जल तत्व युद्ध तकनीक मिली, फोर्स शार्क बम। यह एक अत्यंत शक्तिशाली जल तत्व आक्रामक युद्ध तकनीक थी जिसे उन्होंने महान कियान साम्राज्य की प्रतिभा संघ के दौरान हासिल किया था और तब से शायद ही कभी इसका इस्तेमाल किया था। उस क्षण को याद करते हुए जब हेलिश सी टाइगर शार्क ने उस प्रतियोगिता के दौरान इस तकनीक का इस्तेमाल किया था, वान टेंग के मन में अचानक एक साहसिक विचार आया। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने सीधे अपने भीतर की जल शक्ति को संगठित किया। एक क्षण में नीले बल के रेशे तेजी से वान टेंग के शरीर की सतह पर संघनित हो गए, जिससे एक विशाल शार्क का आकार बन गया, जिससे पानी में उसकी गति बहुत बढ़ गई। हे, किसने कहा कि आक्रामक युद्ध तकनीकों का उपयोग केवल हमलों के लिए किया जा सकता है? वान टेंग ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा। मूलतः इस युद्ध तकनीक में बल को सीधे शार्क में संघनित कर प्रतिद्वंद्वी को घातक आघात पहुंचाया जाता था। हालांकि वान टेंग अब अपने शरीर की सतह पर बल केंद्रित कर रहा था और खुद को शार्क में बदल रहा था। इससे पानी में उसकी गति काफी बढ़ गई। इसके अलावा वह स्पेस फ्लैश का भी इस्तेमाल कर रहा था। इस दोहरे दृष्टिकोण के साथ वह बिजली की तरह आगे बढ़ रहा था, यहाँ तक कि पानी के नीचे की चीजों से भी तेज। जल स्रोत मोती। स्क्रॉल। बदकिस्मत बच्चा 2। कुछ ही देर में उसने अचानक अपनी गति रोक दी और उसके शरीर पर मौजूद शार्क के आकार का बल धीरे धीरे गायब हो गया। ऐसा लगता है कि यह उस ब्रह्मांड मंच मूल जानवर का ठिकाना है। वान टेंग ने अपनी असली आंख को सक्रिय किया और उसकी आंखों में एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमक उठी। इस स्थान पर उन्होंने वास्तविक नेत्र की क्षमता को नहीं छिपाया, बल्कि उसकी शक्ति को पूरी तरह से उन्मुक्त कर दिया। आसपास का निरीक्षण करते हुए उन्होंने पानी के नीचे एक विशाल छिद्र देखा, जो पूरी तरह से काला था और उसमें मौजूद सारा सामान पूरी तरह से छिपा हुआ था। हालांकि अपनी वास्तविक आंख का उपयोग करते हुए उन्होंने एक गोलाकार आकार का चमकता हुआ नीला प्रकाश देखा। जैसा कि उम्मीद थी, वान टेंग उत्साहित था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सीधे गुफा में तैर गया। ब्रह्मांड स्तर के मूल जानवर की अनुपस्थिति में इस गहरे पानी के नीचे की गुफा में कोई खतरा नहीं था। वान टेंग आसानी से आगे बढ़ते हुए गुफा के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच गया। वान टेंग की आंखों के सामने एक नीली रोशनी प्रकट हुई, जिसके भीतर एक नीले रंग का गोला था। यह क्या है? वान टेंग की आंखें चमक उठीं और उसने हाथ आगे बढ़ाया। नीला गोला वान टेंग की ओर उड़कर उसके हाथ की हथेली पर आ गिरा। एक बहुत ही सघन तारामंडल जलबल, और दूसरा एक जीवन आभा जो मूल जानवर के मूल के समान उल्लेखनीय है। वान टेंग की आंखों में जिज्ञासा की झलक दिखी और उसने खुद से ही बड़बड़ाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये जल स्रोत मोती जैसा लगता है। राउंड बॉल अचानक बोला। एक जल स्रोत मोती? वह क्या है? वान टेंग ने पूछा। जल स्रोत मोती एक अत्यंत विशेष जल तत्व मूल खजाना है। क्या आप जानते हैं कि मूल खजाना क्या होता है? राउंड बॉल ने पूछा। मुझे पता है,
मूल खजाने में मूल की शक्ति शामिल होती है, जो मूल की संघनित शक्ति के साथ एक खजाना बनाती है। इसलिए वे चमत्कारों से भरे हुए हैं, लेकिन साथ ही बेहद दुर्लभ और दुर्लभ भी हैं। वांग टेंग ने सिर हिलाया। हाँ, जल स्रोत मोती एक प्रकार का मूल खजाना है। इसमें प्रचुर जीवन शक्ति है और इसमें मूल शक्ति संघनित है। ऐसा कहा जाता है कि यह एक खजाना है जो विभिन्न दिव्य आत्माओं के साथ उनके निर्माण के दौरान पैदा हुआ था। दिव्य आत्माएं अपने गर्भाधान के दौरान इसे अवशोषित करती हैं, जीवन शक्ति और मूल शक्ति प्राप्त करती हैं, धीरे धीरे बढ़ती हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि एक ब्रह्मांड चरण मूल जानवर यहाँ मौजूद है। आप काफ़ी चालाक हैं, ये सब पता लगा रहे हैं, राउंड बॉल ने समझाया। चालाक से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं इसे चतुर कहता हूँ, ठीक है, वांग टेंग ने जवाब दिया। टस्क, राउंड बॉल ने अपनी आंखें घुमाईं। लेकिन इस चीज़ का क्या उपयोग है? क्या इसे केवल दिव्य आत्माएं ही अवशोषित कर सकती हैं? मेरे पास केवल बिजली की आत्मा है और ऐसा लगता है कि यह इस जल तत्व के खजाने को अवशोषित करने में असमर्थ है, वांग टेंग ने कहा। आप जल तत्व अमृत को परिष्कृत कर सकते हैं या इसका उपयोग शीघ्र ही जन्म लेने वाले जल तत्व वाले दिव्य पशु के लिए कर सकते हैं, राउंड बॉल ने सुझाव दिया। बिल्कुल भी बुरा नहीं है, मैं इसे बिना किसी हिचकिचाहट के ले लूंगा। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए वाटर सोर्स पल को जेब में रख लिया। फिर उसकी नज़र आसपास के माहौल पर पड़ी और उसने एक और चीज़ देखी। वह खुद को रोक नहीं सका और एक हल्की सी चीख निकाल दी। गुफा के एक कोने में पत्थर की मेज पर एक प्राचीन दिखने वाला स्क्रॉल रखा हुआ था। ये बहुत ही कम दिखाई दे रहा था और अगर वांग टेंग ने ध्यान से नहीं देखा होता तो शायद वह इसे देख नहीं पाता। वांग टेंग के विचार चले गए और आध्यात्मिक शक्ति की एक किरण बाहर निकली जिसने प्राचीन स्क्रॉल को पकड़ लिया। मुझे आश्चर्य है कि यह क्या है, उसने खुद से कहा। वांग टेंग, इसे जल्दी से खोलो और देखो, राउंड बॉल ने जिज्ञासा से आग्रह किया। एड्स बाय पब फ्यूचर, चलो पहले निकल चलें। अगर ब्रह्मांड स्तर का मूल जानवर वापस आ गया तो हम चौंक जाएंगे। वांग टेंग ने स्क्रॉल को एक तरफ रख दिया और तेजी से बाहर निकलने की ओर बढ़ गया। इस यात्रा में ज्यादा समय नहीं लगा। जब वांग टेंग गुफा से बाहर निकला तो ब्रह्मांड चरण का मूल जानवर अभी तक वापस नहीं आया था। वह थोड़ा मुस्कुराया, खुद को अंतरिक्ष की तहों में छिपा लिया और फिर स्क्रॉल निकाला, उसे ब्राउज करते हुए। ऐसा लगता है कि यह 5 प्रमुख परिवारों के प्राचीन पूर्वजों का अभिलेख है। राउंड बॉल ने पास आकर उसे देखा, आश्चर्यचकित होकर। हाँ, वांग टेंग की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखी जब उसने कहा, इस पुस्तक के अभिलेखों से पता चलता है कि 5 प्रमुख परिवारों के प्राचीन पूर्वज वास्तव में एक ही व्यक्ति थे। वही व्यक्ति? राउंड बॉल आश्चर्यचकित था। हाँ, और बहुत शक्तिशाली, शाश्वत स्तर के शासक की स्थिति तक पहुंच गया। वह भगवान के स्तर से बस एक कदम दूर था। वांग टेंग ने सिर हिलाया। वाह, राउंड बॉल ने आश्चर्यचकित होकर ठंडी सांस ली। 5 प्रमुख परिवारों का प्राचीन पूर्वज कितना शक्तिशाली है। क्या वह अभी भी जीवित है? तुम क्या सोचते हो? वांग टेंग ने इसे देखा और कहा, यदि 5 प्रमुख परिवारों के शाश्वत चरण शासक पूर्वज जीवित होते तो 5 परिवार अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं होते। यहाँ तक कि अगर हेशान शाही कबीला उनके साथ खिलवाड़ करना चाहता तो उन्हें 2 बार सोचना पड़ता। ठीक है, तुम सही हो। राउंड बॉल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने शर्मिंदगी के साथ कहा, किसी भी शाश्वत चरण के शासक को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, खासकर जो भगवान के स्तर के करीब हो। उसकी ताकत वास्तव में अथाह है। दुर्भाग्यवश ऐसा अस्तित्व भी नष्ट हो गया है। इस बिंदु पर बोलते हुए वह गहरी भावना के साथ अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। अनंत अवस्था के शासक भी गिर सकते हैं। ये ब्रह्मांड बहुत खतरनाक है। मैं नहीं जानता कि वह कैसे गिरा। इस पुस्तक में इसका उल्लेख नहीं है। वांग टेंग ने भी अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। राउंड बॉल ने कहा, जब मैंने जानकारी की जांच की तो मुझे ऐसे किसी अस्तित्व का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इसका मतलब है कि वह कई युगों पहले का कोई व्यक्ति होगा। हाँ, वांग टेंग ने सिर हिलाया। इस स्क्रॉल पर और क्या लिखा है? राउंड बॉल ने उत्सुकता से पूछा। इसमें यह भी उल्लेख है कि 5 प्रमुख परिवारों के प्राचीन पूर्वज के पास मानव शरीर के 5 अंगों के अनुरूप एक शक्तिशाली प्रतिभा थी। उनका प्रत्येक अंग एक अद्वितीय तात्विक प्रतिभा से मेल खाता है, धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी। जल स्रोत मोती। स्क्रॉल, बदकिस्मत बच्चा। 3 प्रत्येक अंग एक छोटी सी दुनिया खोल सकता है। 5 प्रमुख परिवारों के प्राचीन पूर्वज अपने साथियों पर हावी होने के लिए इस प्रतिभा पर निर्भर थे। 1 शाश्वत अवस्था तक पहुंचने के बाद वह सीधे शाश्वत शासक अवस्था तक चढ़ गया। वांग टेंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने इसे छिपाया नहीं और सीधे जानकारी उजागर कर दी। ये 5 तत्व दिव्य काया थी जिसे उन्होंने 5 प्रमुख परिवारों की प्रतिभाओं को मिलाकर बनाया था। पता चला कि इस प्रणाली ने इस प्राचीन पूर्वज की प्रतिभा को पुनഃस्थापित कर दिया था। अद्भुत। दूसरे शब्दों में, यदि वह ब्रह्मांड स्तर पर पंचतत्व दिव्य काया को पूर्ण रूप से विकसित कर सके तो क्या वह शाश्वत स्तर का शासक अस्तित्व नहीं बन सकेगा?
यह शाश्वत अवस्था में सबसे उच्च स्तरीय शक्ति समूह था, यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड में भी वे देवताओं के समान थे। अगर सच्चे देवता प्रकट नहीं होते तो शाश्वत अवस्था वाले व्यक्ति ही सच्चे दिव्य प्राणी होते। कई प्राणियों की नज़र में वे अमर और अविनाशी थे। गोल बॉल अवाक रह गया। वह बहुत देर तक शांत नहीं हो सका। उसे मुंह में लार भरने में कुछ समय लगा और वह बोला, 5 परिवारों के प्राचीन पूर्वज की प्रतिभा अद्भुत है। अगर उसे चरम सीमा तक विकसित किया जाए तो कोई सीधे शाश्वत मंच शासक बन सकता है। वह एक शाश्वत मंच शासक था। यदि यह वान टेंग के साथ स्टेलर अकादमियों में नहीं गया होता तो संभवतः यह अपने जीवन में कभी भी एक शाश्वत मंच शासक को नहीं देख पाता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, राष्ट्रपति सहित 3 देव स्तर की शक्तियों का तो जिक्र ही न करें। उस समय वह इतना डर गया था कि बोल भी नहीं पा रहा था। बुरा नहीं है न ये हास्यास्पद रूप से मजबूत। वान टेंग राउंड बॉल की प्रतिक्रिया देखकर खुद को मनोरंजक महसूस करने से रोक नहीं सका। यदि राउंड बॉल को पता चलता कि वह पहले ही यह शरीर प्राप्त कर चुका है तो उसे आश्चर्य होता कि क्या वह डर के मारे उछल पड़ेगा। उनकी कई प्रतिभाएं सीधे शाश्वत मंच शासक स्तर तक पहुंच सकती थीं। प्रारंभिक आधारशिला जितनी गहरी होगी, बाद के चरणों में उपलब्धियां उतनी ही अधिक शक्तिशाली होंगी। निस्संदेह खेती की प्रक्रिया अधिकाधिक कठिन होती जाएगी। 5 तत्व दिव्य काया जैसी प्रतिभाओं के लिए 5 छोटी दुनिया खोलने के लिए अनगिनत संसाधनों की आवश्यकता होगी जिसे साधारण लोग वहन नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है कि प्राचीन पूर्वज के वंशजों में से किसी को भी ऐसी शक्तिशाली प्रतिभा विरासत में नहीं मिल सकती? राउंड बॉल ने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ऐसा लगता है कि रक्त संबंधी कारणों से उनके वंशज इस तरह की प्रतिभा को विरासत में पाने में असमर्थ हैं। प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही आंतरिक प्रतिभा विरासत में मिल सकती है। समय के साथ ये वर्तमान 5 परिवारों में विकसित हो गया है, वान टेंग ने समझाया। ये भी इसे समझा सकता है। ये केवल इतना ही कहा जा सकता है कि उसकी प्रतिभा बहुत अधिक स्वर्ग विरोधी है। राउंड बॉल ने सिर हिलाया। हाँ, प्रतिभा जितनी अधिक स्वर्ग विरोधी होगी, वंशजों द्वारा उसे प्राप्त करना उतना ही कठिन होगा। वान टेंग ने सिर हिलाया और आह भरी। वैसे प्राचीन पूर्वज ने ये जानकारी पुस्तक में क्यों दर्ज की? राउंड बॉल ने फिर पूछा। उसे लगा कि कुछ अजीब लग रहा है। यदि उसके वंशजों को ऐसी प्रतिभा विरासत में नहीं मिल सकती थी तो उसे पीछे कोई पुस्तक छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, विशेष रूप से उसे किसी गुप्त स्थान पर छिपाकर छोड़ने की। क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी प्रतिभा पूरी तरह से गायब हो जाए, लेकिन वह ये भी नहीं चाहता था कि बहुत से लोग ये जानें। इसलिए वह इसे यहीं सील कर सकता था, किसी भाग्यशाली व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहा था। यह शायद उसके वंशजों के लिए छोड़ दिया गया था। हालांकि अप्रत्याशित रूप से अन्य लोग इस पैतृक भूमि में प्रवेश कर गए। मुझे आश्चर्य है कि अगर प्राचीन पूर्वज को पता चला तो वह नाराज हो जाएगा, वान टेंग ने खुशी से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, राउंड बॉल ने वान टेंग के मुस्कुराते चेहरे को देखा और खुद को अवाक महसूस किए बिना नहीं रह सका। यह आदमी अपने सेंस ऑफ ह्यूमर में बहुत ही विकृत था। लेकिन अचानक उसे अपने दिल में हलचल महसूस हुई। उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं और उसने पूछा, क्या अंदर कोई ऐसा तरीका है जिससे उस प्रतिभा को प्राप्त किया जा सके? इसे एक तरीका माना जा सकता है, लेकिन वास्तव में उम्मीद बहुत कम है। वान टेंग ने लापरवाही से स्क्रॉल को एक तरफ रख दिया और उदासीनता से कहा। उसके बेपरवाह रूप को देखकर राउंड बॉल चुपके से उसकी आलोचना करने से खुद को नहीं रोक सका। यह एक ऐसी प्रतिभा थी जो सीधे एक शाश्वत मंच शासक के स्तर तक पहुंच सकती थी। क्या वह इसे और अधिक गंभीरता से नहीं ले सकता था? क्या वह इसे एक बड़ी बात नहीं मान सकता था? इसके अलावा इस आदमी ने सिर्फ आधा ही कहा। वह अपनी बात पूरी क्यों नहीं कर पाया? महत्वपूर्ण बिंदु पर रुकना बहुत ज्यादा था। वास्तव में यह विधि क्या है? राउंड बॉल की जिज्ञासा फूट पड़ी और उसने दांत पीसते हुए पूछा। वह खुद पर नाराज था कि उसने अभी तक धैर्यपूर्वक स्क्रॉल क्यों नहीं पढ़ा। इस आदमी से पूछने से ज्यादा विश्वसनीय होता। यह विधि उनके पैतृक भूमि के पंचतत्व पर्वत में है, लेकिन उस विधि का उपयोग केवल उनके परिवार के सदस्य ही कर सकते हैं। दूसरों के लिए सफलता की संभावना लगभग नगण्य है। वान टेंग ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। और फिर? राउंड बॉल ने पूछा। और फिर जब हम पंचतत्व पर्वत पर पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वान टेंग मुस्कुराया। राउंड बॉल तुरंत पागल हो गया। उसने चाहा कि वह वहीं वान टेंग से लड़ सके। चलो चलें, देखते हैं कि वे दोनों लोग मर गए हैं या जिंदा हैं। वान टेंग ने राउंड बॉल को नज़रअंदाज किया और आगे की ओर दौड़ पड़ा। बूम बूम बूम। जैसे जैसे वे निकट आते गए, आगे होने वाले विस्फोट अधिक तीव्र होते गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, 2 आकृतियां सर्प जैसे मूल जानवरों के बीच से होकर गुजर रही थीं और दयनीय स्थिति में हमलों से बच रही थीं। कुछ ही दूरी पर एक भयानक विशालकाय अजगर कुंडली मारकर बैठा था, जो शिकारी इरादे से उन्हें देख रहा था तथा अपने शिकार के साथ खेल रहा था। टस्क टस्क, ये दोनों लोग मुश्किल स्थिति में हैं।
वांग टेंग ने अपनी जीभ चटकाई। क्या यह आपकी योजनाओं के कारण नहीं है? राउंड बॉल ने जवाब दिया। वांग टेंग ने जवाब दिया, किसने उन्हें मेरा पीछा करते रहने को कहा? ये दोनों निश्चित रूप से कुछ गलत करने वाले हैं। गर्जन। जब वांग टेंग और राउंड बॉल बातचीत कर रहे थे तो ब्रह्मांड मंच का मूल जानवर अचानक दहाड़ उठा और अपनी पूंछ को हिंसक रूप से हिलाया। शैडो 9 और शैडो 11 चौंक कर पीछे मुड़े, तभी उन्हें एक बहुत बड़ी पूंछ उनकी ओर आती दिखी। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उनके शरीर आपस में टकरा गए, मानो कोई उल्कापिंड उन पर गिरा हो, और वे उड़ गए, उनके मुंह से खून निकलने लगा। ब्रह्मांड स्तर के मूल जानवर का प्रभाव भयानक था, जिससे दोनों को तुरंत गंभीर चोटें आईं। बैंग बैंग। वे पानी के नीचे की सतह पर भारी रूप से गिरे, जिससे धूल का एक ऐसा बादल उठा जिसने लगभग पूरे क्षेत्र को ढक लिया। हालांकि वहां मौजूद मूल जानवरों के लिए धूल अस्तित्वहीन लग रही थी। वे तेजी से डूबे हुए दोनों की ओर तैरे, अपने मुंह से कई तरह के हमले किए और दोनों को सटीक निशाना बनाया। छाया 9 और छाया 11 पीले पड़ गए, अपनी छाती पकड़कर भारी हमले को देखते हुए। उनकी पुतलियां चरम सीमा तक सिकुड़ गईं। कभी नहीं सोचा था कि हम यहां मर जाएंगे। दोनों ने अनिच्छा से एक दूसरे को देखा। उन्हें अन्यायपूर्वक मार दिया गया, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे इतनी बड़ी मुसीबत पैदा हो। लगातार हमले हो रहे थे और लगभग उन्हें निगलने वाले थे। उस महत्वपूर्ण क्षण में अचानक उनके कानों में एक आवाज़ गूंजी। तुम दोनों बदकिस्मत बच्चों, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। मेरा कर्ज चुकाना याद रखना। शैडो 9 और शैडो 11 स्तब्ध रह गए, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उन्हें लगा कि किसी ने उनके कंधों को पकड़ लिया है, और वे अपनी मूल स्थिति से गायब हो गए। छाया किला परम कौशल 1। शैडो 9 और शैडो 11 को अभी बचने की खुशी का आनंद लेने का मौका भी नहीं मिला था कि अचानक उनके सिर के पिछले हिस्से में तेज दर्द हुआ। तुरंत ही बिजली की एक शक्तिशाली लहर उनके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे वे बेकाबू होकर ऐंठने लगे और बेहोश हो गए। 1। तुम दोनों थोड़ी देर के लिए झपकी ले लो। बेहोश होने से पहले उन्होंने एक बार फिर वही उपहासपूर्ण आवाज़ सुनी। यह आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। वांग टेंग ने उनमें से एक को अपने हाथ में पकड़ लिया, अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग किया और तुरंत मूल स्थान से गायब हो गया। धमाका। हमलों की अंतहीन बौछार आखिरकार उस जगह पर आ गिरी जहां कुछ ही देर पहले शैडो 9 और शैडो 11 खड़े थे। गूंजती हुई दहाड़ गूंज उठी और भयानक अवशिष्ट बल ने नदी को हिला दिया, जिससे एक अराजक दृश्य पैदा हो गया। गर्जन। ब्रह्मांड मंच मूल जानवर ने भयंकर गर्जना की। वे दो चींटियां गायब हो गईं और गायब होने के उस क्षण में एक और उपस्थिति उभरी। ये वह व्यक्ति था जो पहले भी इसके चंगुल से बच निकला था। ब्रह्मांड स्तर के मूल जंतु का विशाल शरीर नदी में लहराता हुआ आगे के गंदे पानी की ओर बढ़ गया। दुर्भाग्यवश बहुत देर हो चुकी थी। वे तीनों उस क्षेत्र से बहुत पहले ही गायब हो गए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गर्जन। आसपास के क्षेत्र के पेड़ों को तत्काल विनाश का सामना करना पड़ा, जो उग्र ब्रह्मांड मंच मूल जानवर द्वारा नष्ट कर दिए गए। इस हंगामे ने कई मार्शल योद्धाओं को सतर्क कर दिया जो पैतृक भूमि में प्रवेश कर चुके थे। ब्रह्मांड मंच मूल जानवर पागल हो गया। उसने अपने आसपास के क्षेत्र में हमलों की एक उन्मादी श्रृंखला शुरू कर दी। इसने अपने आसपास के कई मूल जानवरों को हिंसक रूप से मारा, जिससे वे विस्फोट हो गए। बाकी सभी डर के मारे तितर बितर हो गए। फिर यह विशाल नदी से बाहर निकल आया और नदी के किनारे वांग टेंग को खोजने लगा, लेकिन फिर भी उसे कोई परिणाम नहीं मिला। बूम बूम बूम। आसपास के क्षेत्र के पेड़ों को तत्काल विनाश का सामना करना पड़ा, जो उग्र ब्रह्मांड मंच मूल जानवर द्वारा नष्ट कर दिए गए। इस हंगामे ने कई मार्शल योद्धाओं को सतर्क कर दिया जो पैतृक भूमि में प्रवेश कर चुके थे। वे आकाश में उड़ गए और गड़बड़ी की दिशा में देखते रहे। ब्रह्मांड मंच मूल जानवर। यह एक ब्रह्मांड स्तर मूल जानवर है। क्या हुआ? उस ब्रह्मांड स्तर के मूल जानवर को किसने क्रोधित किया? अल्पविराम। जब सभी ने भयानक उतार चढ़ाव महसूस किया तो उनके हाव भाव बदल गए और वे दूर के क्षेत्र की ओर आश्चर्य से देखने लगे तथा वहां जाने के लिए जरा भी तैयार नहीं थे। ब्रह्मांड चरण के योद्धा का ब्रह्मांड चरण के मूल जानवर के पास जाना आत्मघाती था। सुरक्षित दूरी बनाए रखना बेहतर था। वांग टेंग ने भागना जारी रखा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उसने क्या हंगामा मचाया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने एक बार फिर ब्रह्मांड मंच के मूल जानवर को क्रोधित कर दिया था। उसके आने और बातचीत करने का इंतजार करने का कोई मतलब नहीं था। 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ही वांग टेंग धीरे धीरे रुका और राहत की सांस ली। वह खतरनाक था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप बहुत महान व्यक्ति हैं जो ऐसी स्थिति में लोगों को बचाने का साहस कर रहे हैं। राउंड बॉल ने कुछ अवाक होकर टिप्पणी की। मैं उन्हें नहीं बचा रहा था। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि शैडो फोर्ट्रेस से मार्शल योद्धाओं को मेरे पीछे किसने भेजा। वांग टेंग ने लापरवाही से 2 शैडो फोर्ट्रेस योद्धाओं को धमाके से जमीन पर फेंक दिया, अपना सिर हिलाते हुए। ये बहुत जोखिम भरा है।
आप आसानी से इस स्थिति में फंस सकते हैं, राउंड बॉल ने टिप्पणी की। मुझे इस बात का एहसास है। अगर मुझे भरोसा नहीं होता तो मैं भाग जाता। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया, अब इस विषय पर ज्यादा नहीं सोचता। उसने अपने सामने काले लबादे पहने दो योद्धाओं को देखा जो अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए बुदबुदा रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें मुझसे निपटने के लिए किसने भेजा है। यह मेरी जिज्ञासा को बढ़ाता है। क्या ये 5 प्रमुख परिवार हो सकते हैं? राउंड बॉल ने पूछा। बहुत संभावना है, वांग टेंग ने कहा। ऐसा लगता है कि 5 प्रमुख परिवारों को अकादमी मध्यस्थता संघ के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करना आसान नहीं होगा। आगे एक लंबी और कठिन यात्रा है, राउंड बॉल ने हंसते हुए कहा, लेकिन आप प्रगति कर रहे हैं। यदि आप इस एस्कॉर्ट मिशन को पूरा कर सकते हैं और 5 दफन टोकन का दूसरा आधा हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं, भले ही आप 5 परिवारों को प्रस्तुत न कर सकें, फिर भी यह उनके लिए सतह पर आपके साथ सहयोग करने से इनकार करना कठिन बना देगा। मैं समझ गया, वांग टेंग ने सिर हिलाया। हालांकि उसने 2 व्यक्तियों को जगाने के लिए जल्दी नहीं की। अभी पानी के नीचे उसने कई विशेषता बुलबुले प्राप्त किए, जिनमें 2 छाया किले योद्धाओं द्वारा गिराए गए बुलबुले भी शामिल थे। उन्हें जांचने का यह सही समय था। वह छाया किले के योद्धाओं के धर्मग्रंथों और युद्ध तकनीकों के बारे में काफी उत्सुक थे। यद्यपि उनकी छिपने की क्षमताएं उनकी अंतरिक्ष छिपने की क्षमता से मेल नहीं खाती थीं, फिर भी उनमें कुछ ऐसे अनूठे पहलू थे जो साधारण मार्शल योद्धाओं की क्षमताओं से बढ़कर थे। ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 2300, ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय 1200, दिव्य स्तर धातु प्रतिभा 1800, धातु नक्षत्र बल 7800, काली छाया शास्त्र 3500, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, काली छाया तलवार कौशल 4000, ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 2500, ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय 1400, दिव्य स्तर अग्नि प्रतिभा 2200, अग्नि नक्षत्र बल 8600, काली छाया शास्त्र 4000, काली छाया तलवार कौशल 4500, अल्पविराम। 2 छाया किले मार्शल योद्धाओं द्वारा गिराए गए विशेषता बुलबुले काफी प्रचुर मात्रा में थे। वांग टेंग के शरीर में विलय के बाद वे या तो आत्मा और ज्ञान में बदल गए, बल बन गए, या अंतर्दृष्टि में बदल गए। वांग टेंग का ज्ञानोदय गुण पहले ही परिपूर्ण ब्रह्मांड तक पहुंच चुका था तथा अस्थायी रूप से इसमें और सुधार नहीं किया जा सकता था। दूसरी ओर उनकी आत्मा विशेषता अभी भी परिपूर्ण नहीं थी, जिससे कुछ वृद्धि की गुंजाइश बनी रही। आत्मा 2,47,500 बटा 3 लाख ब्रह्मांड क्षेत्र। वांग टेंग ने अपनी आत्मा विशेषता पर नजर डाली। हाल ही में इसमें काफी सुधार हुआ था और वह परिपूर्ण ब्रह्मांड क्षेत्र के करीब पहुंच रहा था। इसके बाद 2 दिव्य स्तर की प्रतिभाएं थीं जो आश्चर्यजनक रूप से 2 शैडो फोर्ट्रेस मार्शल योद्धाओं के पास थीं। वांग टेंग को उम्मीद नहीं थी कि उन दोनों के पास दिव्य स्तर की प्रतिभाएं होंगी। विशेषता बुलबुले के एकीकरण के साथ दोनों प्रतिभाओं में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। दिव्य स्तर धातु प्रतिभा 23,600 बटा 50,000, दिव्य स्तर अग्नि प्रतिभा 25,600 बटा 50,000। अपनी विशेषता बोर्ड की जांच करने के बाद वांग टेंग ने खुद को सिर हिलाकर स्वीकार किया। उसकी प्रतिभा में एक बार फिर सुधार आ गया था। उसके बाद 2 नक्षत्र बल विशेषताएं थीं। हालांकि वांग टेंग की धातु और अग्नि शक्तियां हाल ही में ब्रह्मांड चरण के 7वें स्तर पर पहुंची थीं, इसलिए फिलहाल उनके टूटने की संभावना नहीं थी। इसलिए उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अंतिम 2 विशेषता बुलबुले वे थे जिनकी वांग टेंग को सबसे अधिक परवाह थी। जैसे ही वे उसमें विलीन हुए, उसके मन में 2 प्रकाशमय छायाएं प्रकट हुईं। एक हल्की छाया पैर मोड़कर बैठी थी और उसके शरीर के भीतर शक्ति संचार के विभिन्न मार्ग उभरे हुए थे। चारों ओर से शक्ति एकत्रित होकर इस हल्की छाया को घेर रही थी। छाया किला परम कौशल 2। ये शास्त्र वांग टेंग द्वारा पहले सीखी गई तकनीकों से काफी अलग था। पिछले शास्त्रों में बल को शरीर में सीधे अवशोषित करने और उसके बाद पाचन और आत्मसात करने की प्रक्रिया शामिल थी। हालांकि इस विशेष शास्त्र में व्यक्ति की बाह्य सतह पर शक्ति के आवरण की बात कही गई है, मानो शक्ति के कपड़े का एक अमूर्त और निराकार आवरण तैयार किया गया हो जो स्वयं को बाह्य दुनिया के साथ सहजता से मिला देता है। ऐसा करने से इस शास्त्र का पालन करने वाले लोग पूरी तरह से छिप सकते हैं, जिससे इसका पता लगाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा एकत्रित बल धीरे धीरे अवशोषित हो गया, चुपचाप विलुप्त हो गया, जैसे कि स्वाभाविक रूप से रिस रहा हो, जिससे ये प्रक्रिया बाहरी लोगों के लिए अदृश्य हो गई। हालांकि अवशोषण की दर को धीमा माना जा सकता है, लेकिन यह विरोधाभासी रूप से तीव्र प्रतीत होती है, क्योंकि मार्शल योद्धा किसी भी समय बिना किसी रुकावट के बल को आसानी से अवशोषित कर सकते हैं। कई युद्ध योद्धाओं के लिए सबसे कठिन चुनौती अक्सर शास्त्र की कठिनाई में नहीं, बल्कि दृढ़ता में निहित होती है। केवल वर्षों की अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से ही कोई आगे बढ़ सकता है। कई प्रतिभावान व्यक्तियों में प्रभावशाली जन्मजात प्रतिभा होती है, फिर भी पर्याप्त परिश्रम के बिना वे दूसरों से आगे निकल जाने का जोखिम उठाते हैं और अंततः असफलता का शिकार होते हैं।
इस शास्त्र ने इस स्थिति को निष्क्रिय अवस्था में परिवर्तित कर दिया, जिससे युद्धरत योद्धाओं को निरंतर सतर्कता की आवश्यकता से मुक्ति मिल गई। ये शास्त्र बड़ा दिलचस्प लगता है। वान टेन की आंखें चमक उठीं और वह खुद से बुदबुदाया। इसके अलावा उन्होंने एक दिलचस्प पहलू की खोज की, ये शास्त्र किसी भी प्रकार के बल के अनुकूल हो सकता है। हालांकि इसके लिए अन्य शास्त्रों के साथ तालमेल की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए, धातु तत्व वाले योद्धाओं को धातु तत्व वाले शास्त्र की साधना करनी होती थी और फिर इस शास्त्र के साथ मिलकर उसकी साधना करनी होती थी। एक तरह से यह एक सहायक शास्त्र जैसा था। काली छाया शास्त्र शाश्वत चरण 2500/10,000 अच्छी तरह से वाकिफ। वान टेंग ने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली और ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि यह काली छाया शास्त्र शाश्वत चरण का था। एड्स बाय पब फ्यूचर। छाया किले की नींव काफी प्रभावशाली लग रही थी। 2 छाया किले मार्शल योद्धाओं से प्राप्त विशेषताओं ने उनके ब्लैक शैडो शास्त्र को एक अच्छी तरह से निपुण स्तर तक बढ़ा दिया था, जिससे उन्हें साधना में काफी समय की बचत हुई। जैसे ही उसने ब्लैक शैडो स्क्रिप्चर को सक्रिय किया, विभिन्न शक्तियां तुरंत उसके शरीर के चारों ओर एकत्रित हो गईं। इन शक्तियों में धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी की 5 मौलिक शक्तियां शामिल थीं। ये 5 मौलिक शक्तियां विश्व में स्वतंत्र रूप से परिचालित होने वाली सबसे आम शक्तियों में से थीं, जबकि अन्य अपेक्षाकृत दुर्लभ थीं। इस प्रकार वान टेंग ने बिना किसी प्रयास के सभी 5 मौलिक शक्तियों को एकत्रित कर लिया तथा शैडो फोर्ट्रेस मार्शल योद्धाओं की तुलना में अधिक सहज छिपाव प्राप्त कर लिया। इस समय उसका शरीर आसपास के वातावरण में पूरी तरह से घुल मिल गया था तथा 5 तात्विक शक्तियों द्वारा निर्मित आवरण उसके शरीर को ढक रहा था, जिसके कारण वह धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति से गायब हो रहा था। कुछ कदम चलते ही उसके शरीर पर पड़ा आवरण शक्तियों के प्रवाह के साथ बदल गया और सहजता से आसपास के वातावरण के साथ अनुकूलित हो गया तथा पूर्ण एकीकरण प्राप्त कर लिया। ये प्रक्रिया अत्यंत स्वाभाविक थी, इसमें किसी भी प्रकार की कठोरता या विसंगति नहीं थी। यहाँ तक कि स्वर्ग स्तर के योद्धा के लिए भी इसका पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो सकता था। आकर्षक। वान टेंग प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सका। वह स्वयं को इस तकनीक के प्रति मोहित पाया, जो उसे अप्रत्याशित रूप से 2 शैडो फोर्ट्रेस मार्शल योद्धाओं द्वारा उपहार स्वरूप दी गई थी। वान टेंग, ये तकनीक सचमुच अद्भुत है, राउंड बॉल ने आश्चर्य से कहा। वान टेंग हंस पड़ा, उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। राउंड बॉल ने आंखें घुमाईं और आगे नहीं बढ़ा। कुछ देर तक देखने के बाद उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई। थोड़ी देर इधर उधर खेलने के बाद वान टेंग ने अपना ध्यान दूसरी प्रकाश आकृति की ओर लगाया। ये हल्की आकृति एक रहस्यमयी तलवार तकनीक का प्रदर्शन कर रही थी, जिसका हर वार मायावी और रहस्यपूर्ण था। हर वार आंखों के सामने से गायब हो जाता था, फिर अचानक अलग अलग कोनों से फिर से प्रकट होता था, जिससे विरोधी चौंक जाते थे। काली छाया तलवार कौशल अनंत चरण 3500/10,000 अच्छी तरह से वाकिफ। ये तलवार तकनीक भी शाश्वत चरण में थी और 2 छाया किले मार्शल योद्धाओं से प्राप्त विशेषता मूल्यों ने उन्हें नींव चरण को बाईपास करने की अनुमति दी, जिससे निपुणता का एक अच्छा स्तर प्राप्त हुआ। इस क्षण उसे आत्मज्ञान की अनुभूति हुई। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये तलवार तकनीक कोई साधारण तकनीक नहीं थी। यह मुख्य रूप से हत्या पर आधारित तकनीक थी, अविश्वसनीय रूप से मायावी और अप्रत्याशित, जो शैडो फोर्ट्रेस के शिखर कौशल का प्रतिनिधित्व करती थी। छाया किला ब्रह्मांड में प्रसिद्ध था, इसका कारण मुख्यतः युद्ध तकनीक और शास्त्र था। हालांकि शास्त्र और युद्ध तकनीक दोनों को सीखना चुनौतीपूर्ण था। केवल कुछ चुनिंदा प्रतिभावान ही गहन निपुणता तक पहुंच पाते हैं। शैडो फोर्ट्रेस ने कई परतों की जांच के माध्यम से खेती के लिए उपयुक्त प्रजातियों का सावधानीपूर्वक चयन किया। वर्षों के प्रशिक्षण के बाद ये चुने हुए प्रतिभाशाली लोग शैडो फोर्ट्रेस के लिए विभिन्न गुप्त मिशनों को अंजाम देने वाले कुलीन हत्यारे बन गए। अब युद्ध की तकनीक और शास्त्र वान टेंग के हाथों में आ गए थे। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि छाया किले के सदस्य ये जानने के बाद क्या भाव रखेंगे। विशेषता बुलबुले की समीक्षा करने के बाद वान टेंग ने अपने सामने खड़े 2 व्यक्तियों की ओर देखा। अब उन्हें जगाने और कुछ सवाल पूछने का समय आ गया है। थप्पड़। नीचे बैठते हुए उसने बिजली का थप्पड़ उठाया और बेरहमी से उनके चेहरों पर मारा। छाया किले के प्रतिभाशाली व्यक्तियों के रूप में अपनी स्थिति के अनुरूप, यद्यपि उनके चेहरे पर पीड़ा थी, वे तुरंत ही सावधान हो गए तथा जमीन से छलांग लगाकर रक्षात्मक मुद्रा में आ गए। कुछ ही देर बाद शैडो 9 और शैडो 11 को धीरे धीरे होश आया। उनके चेहरे पर बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया हो। छाया किले के प्रतिभाशाली व्यक्तियों के रूप में अपनी स्थिति के अनुरूप, यद्यपि उनके चेहरे पर पीड़ा थी, वे तुरंत ही सावधान हो गए तथा जमीन से छलांग लगाकर रक्षात्मक मुद्रा में आ गए। हालांकि दोनों को जल्द ही एहसास हो गया कि उनकी शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति दोनों ही बंद हो चुकी हैं। उनकी पिछली प्रतिक्रियाएं केवल उनकी शारीरिक शक्ति पर निर्भर होने का परिणाम थीं। इस एहसास से दोनों व्यक्तियों के चेहरे पर तुरंत काले भाव उभर आए। यहाँ तक कि जब वे बेहोश थे तब भी उन्हें पता था कि उन्हें बचाया नहीं जा रहा है, बल्कि वे तवे से आग में गिर गए हैं।
अब उनकी शंकाएं पुष्टि हो गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक दूसरे पर नजर डालते हुए उन्होंने तुरंत अपने आसपास का निरीक्षण किया और खुद को जंगल में पाया, न कि पहले वाली नदी में। वे राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। उस ब्रह्मांड मंच मूल जानवर के जबड़े से बच निकलना वास्तव में उनके दुर्भाग्य में भाग्य का एक झटका था। तुम क्या ढूंढ रहे हो? उसी समय पास के एक बड़े पेड़ से आवाज गूंजी। आवाज अजीब तरह से जानी पहचानी थी। ये वही आवाज थी जिसने उन्हें पहले बचाया था। उन्होंने ऊपर देखा और एक ऐसा नज़ारा देखा जिसने उनके चेहरे पर आश्चर्य और दिलचस्पी दोनों पैदा कर दी। उनके ठीक ऊपर एक शाखा पर एक आकृति बैठी थी जिसे वे अच्छी तरह पहचानते थे। शाखा के बाहर इत्मीनान से पैर हिलाते हुए मानो पूरी तरह से सहज हो, वह सुंदर चेहरा जिसे देखकर किसी को मुक्का मारने का मन करता हो, एक हल्की शरारती मुस्कान के साथ उन्हें नीचे देखता हुआ। वांग तेंग पेड़ पर चढ़ गया था। यह आप है। यद्यपि 9वीं और 11वीं परछाइयों को पहले से ही संदेह था, लेकिन उस व्यक्ति का असली चेहरा देखकर उनके संदेह की पुष्टि हो गई और उनके लिए इसे स्वीकार करना कठिन था। वे वांग तेंग का पीछा कर रहे थे जैसे दो अत्यंत कुशल शिकारी अपने शिकार के पास जा रहे हों। उन्हें पूरा विश्वास था कि जीत सुनिश्चित है और वे किसी भी समय अपने शिकार को पकड़ सकते हैं। हालांकि स्थिति बदल गई और उन्होंने स्वयं को अपने शिकार के जाल में फंसा पाया। अचानक हुए इस उलटफेर से वे लगभग किसी छेद को खोजने के लिए उत्सुक हो गए। उनके चेहरों पर अत्यधिक शर्मिंदगी झलक रही थी। वास्तव में यह मैं ही हूँ। वांग तेंग ने उनकी ओर एक चंचल मुस्कान के साथ देखा और कहा, लगता है कि आप दोनों मुझसे काफी परिचित हैं। ठीक है, आप अकादमी मध्यस्थता संघ के पार्षद हैं। हम आपको कैसे नहीं पहचान पाए? शैडो 11 ने एक काले रंग का लबादा पहना हुआ था और उसका सिर मूल रूप से एक हुड से ढका हुआ था। वांग तेंग ने हुड हटा दिया था, इसलिए उसका थोड़ा सूजा हुआ युवा चेहरा दिखाई दे रहा था। ओह, मैं समझ गया, लेकिन मुझे जिज्ञासा है कि तुम दोनों लगातार मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? वांग तेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। परछाई 9 और 11 की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। उनके दिल कांप उठे। क्या उन्हें शुरू से ही खोज लिया गया था? क्या तुमने उस ब्रह्मांड स्तर के मूल जानवर को जानबूझकर फुसलाया था? शैडो 9 ने धीमी आवाज में पूछा। आह, तुम्हें पता चल गया। वांग तेंग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, उसकी त्वरित प्रतिक्रिया की प्रशंसा की। शैडो 11 का रंग गहरा हो गया और उसका दिल बुरी तरह कांप उठा। उस डोमेन ब्रह्मांड चरण मूल जानवर को जानबूझकर इस आदमी द्वारा नेतृत्व किया गया था। वह एक जाल में फंस गया था और उसे अभी इसका एहसास हुआ। तुमने हमें कब खोजा? शैडो 9 को निराशा का एहसास हुआ। उसने गहरी सांस ली और पूछा। बेशक, यह उसी क्षण से था जब आप पैतृक भूमि में प्रवेश कर गए थे। क्या आपको वास्तव में लगता था कि आपकी छुपने की तकनीक मुझे धोखा दे सकती है? वांग तेंग हंसा। तुम? शैडो 11 ने आश्चर्य से वांग तेंग को देखा। उनकी गर्वित छिपाने की तकनीक इस युवक के सामने बिल्कुल बेअसर थी। वे शुरू से ही बेनकाब हो चुके थे। क्या इससे ज्यादा हतोत्साहित करने वाली कोई बात थी? आप वास्तव में स्टेलर अकादमियों के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के योग्य हैं। हम बहुत आत्मविश्वासी थे। हमने कभी इतनी बड़ी असमानता की उम्मीद नहीं की थी। शैडो 9 ने एक बार फिर गहरी सांस लेते हुए थकान के भाव के साथ कहा। इस समय अचानक उसके मन में पराजय का भाव जाग उठा। अपनी स्वयंभू प्रतिभा के बावजूद वे इस युवक के सामने कुछ भी नहीं थे। 5 तत्वों का सिद्धिकरण। 9वां स्तर ब्रह्मांड चरण 1। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रतिभा अभी भी सराहनीय है। कम से कम आप मेरे लौटने तक जीवित रहने में कामयाब रहे। वांग तेंग ने अपना हाथ हिलाया और सहजता से कहा, स्टेलर अकादमियों के अधिकांश प्रतिभाशाली लोग आपसे बहुत अलग नहीं हैं। दुर्भाग्य से आपकी किस्मत अच्छी नहीं है। आपका सामना मुझसे हुआ। 1। छाया 9 और छाया 11 अवाक थे। कुछ देर तक तो वे समझ ही नहीं पाए कि वांग तेंग उनकी प्रशंसा कर रहा है या अपनी। चूंकि आपने जानबूझकर उस ब्रह्मांड स्तर के मूल जानवर को हमें मारने के लिए प्रेरित किया था, तो फिर आपने हमें अंत में क्यों बचाया? शैडो 9 ने पूछा। मैं बस इतना चाहता था कि तुम उस ब्रह्मांड स्तर के मूल जानवर का ध्यान भटकाने में मदद करो। मुझे परवाह नहीं कि तुम मर जाओ। ज्यादा अफसोस नहीं होता, लेकिन चूंकि तुम अभी भी जिंदा हो, इसलिए इसने मुझमें थोड़ी दिलचस्पी जगाई। इसलिए मैंने अनिच्छा से तुम्हें बचा लिया, वांग तेंग ने हंसते हुए कहा। दोनों को दुख हुआ। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उनकी जान सिर्फ इसलिए बच जाएगी क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर और धीरज रखा। लेकिन उन्हें इस रहस्योद्घाटन में कोई खुशी नहीं मिली। पार्षद वांग तेंग ने उनके जीवन की पूरी तरह उपेक्षा की। छाया किले के गौरवशाली चमत्कारों के रूप में इस तरह से तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा जाना एक बड़ा झटका था। यद्यपि वे अपने कार्य के दौरान मृत्यु की संभावना के लिए काफी समय से तैयार थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे व्यर्थ में मरने को तैयार थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। पहले वे इस आदमी द्वारा पूरी तरह से धोखा खा गए थे। हमें बचाने के बाद तुम क्या चाहते हो? छाया 11 ने अंदर के गुस्से को दबाते हुए पूछा।
मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है, वांग टेंग ने कहा। कौन सा सवाल? शैडो 9 की निगाहें चमक उठीं, सावधानी से पूछा। किसी ने हमें आपकी हत्या करने के लिए नहीं कहा था। हम केवल जिज्ञासावश आपका पीछा कर रहे थे, शैडो 9 ने कहा। तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा है? वांग टेंग मुस्कुराया। इस सवाल ने तुरंत दोनों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दीं। किसी ने हमें आपकी हत्या करने के लिए नहीं कहा था। हम केवल जिज्ञासावश आपका पीछा कर रहे थे, शैडो 9 ने कहा। क्या ऐसा है? वांग टेंग ने अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं भोला हूं? हमें तुमसे कोई शिकायत या दुश्मनी नहीं है। हम तुम्हें क्यों मारना चाहेंगे? शैडो 9 ने जवाब दिया। कौन नहीं जानता कि शैडो फोर्ट्रेस क्या करता है? वांग टेंग अवाक रह गया। छाया 9, ऐसी कुख्यात प्रतिष्ठा होना अच्छा नहीं था। कोई बात नहीं, मैं मामले को अपने हाथों में ले लूंगा। वांग टेंग की आंखों में अचानक एक अजीब सी लाल रोशनी चमकी जब उसने उनकी आंखों में देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर, मोहित, मंत्रमुग्ध, ये दोनों आध्यात्मिक तकनीकें एक साथ सक्रिय हो गईं। योद्धाओं के हाव भाव बदल गए। अच्छा नहीं, शैडो 9 ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, प्रतिरोध करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जुटाने का प्रयास किया। हालांकि वह भूल गया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही सीलबंद थी और उसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। एक क्षण में उसकी दृष्टि भ्रमित हो गई। जहां तक शैडो 11 का प्रश्न है, उसने थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन जल्द ही वह पूरी तरह से भ्रमित अवस्था में आ गया। उन दोनों को शीघ्रता से मोह और जादू कौशल द्वारा नियंत्रित किया गया। स्नैप! वांग टेंग ने अपनी उंगलियां चटकाईं, जिससे दोनों जाग गए। शैडो 9 और शैडो 11 को कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ था। जागने पर उन्हें लगा कि वे अपने सामने खड़े युवक का विरोध नहीं कर सकते। उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। ये कैसे हो गया? इस आदमी ने उनके साथ आखिर क्या किया था? यहाँ तक कि रहस्यमय छाया किले के ये दो मार्शल योद्धा, जो अपनी चालाकी और अप्रत्याशितता के लिए जाने जाते हैं, इन रहस्यमय तरीकों से चकित महसूस करते हैं। ये वास्तव में चौंकाने वाला था। बोलो, तुम्हें मुझे मारने का आदेश किसने दिया? वांग टेंग, जो अभी भी पेड़ की शाखा पर बैठा था, ने उनकी ओर देखा और शांति से पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर, शैडो 9 ने थोड़ा और संघर्ष करना चाहा, लेकिन उसे यह व्यर्थ लगा। उसका मुंह आज्ञाकारी ढंग से खुला। यह आपके स्टेलर अकेडमी से फैंग किंगयान नाम का कोई व्यक्ति था। मूल रूप से अन्य शैडो फोर्ट्रेस योद्धाओं को कार्य सौंपा गया था, लेकिन चूंकि आप लंबे समय तक दिखाई नहीं दिए, इसलिए वे लक्ष्य का पता नहीं लगा सके। जब आप अंततः पैतृक भूमि के उद्घाटन के दौरान दिखाई दिए, तो हमारे किले ने मिशन को हमारे पास स्थानांतरित कर दिया। बस इतना ही मुझे पता है। शैडो 11 ने उसे एक अजीब नज़र से देखा, जैसे कह रही हो, तुमने बहुत कुछ कह दिया है। शैडो 9 का चेहरा पीला पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि वह नियंत्रण में नहीं है, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से बोल दिया। इस आदमी ने उनके साथ क्या किया था? फैंग किंगयान। वांग टेंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उनकी गहराई में एक ठंडी रोशनी चमक रही थी। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि यह वही होगा। शुरू में उसने सोचा था कि यह 5 प्रमुख परिवारों में से कोई होगा, लेकिन ये फैंग किंगयान निकला। वह आदमी सच में जिद्दी था। लगातार उसके लिए परेशानी खड़ी करना एक बात थी, लेकिन अब उसने फैंटम ड्रिफ्ट टेरिटोरियल डोमेन के भीतर उसे मारने की भी कोशिश की। क्या वह सचमुच सोचता था कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूं जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके? वांग टेंग, वह आदमी बहुत ज्यादा है। उसने शैडो फोर्ट्रेस के लोगों को तुम्हारी हत्या करने के लिए बुलाया है, राउंड बॉल ने गुस्से से कहा। निश्चिंत रहो, उसे जल्द या बाद में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। मैं उसे उसके किए पर पछतावा करवाऊंगा। फैंग किंगयान को लगता है कि वह एक हाथ से आसमान को ढक सकता है। शैडो 9 और शैडो 11 एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए। उन्हें अचानक ऐसा लगा जैसे उनके आसपास का तापमान बहुत ठंडा हो गया हो। ये स्थिति उनके लिए बहुत परिचित थी। हत्या का इरादा। निस्संदेह यह उनके सामने खड़े युवक की हत्या की अमूर्त मंशा थी। उसकी हत्या की मंशा इतनी प्रबल थी, वांग टेंग की हत्या की मंशा इतनी शक्तिशाली थी कि शैडो फोर्ट्रेस के 2 हत्यारे घबरा गए। उसकी ताकत की सीमा स्पष्ट थी। हालांकि हत्या का इरादा जल्दी ही आया और चला गया। वांग टेंग ने जल्दी से इसे रोक दिया। एक बार फिर मुस्कुराते हुए चेहरे पर वह भाव लिए हुए था और उनकी तरफ देखने लगा। ठीक है, अब जब मुझे पता चल गया है कि मैं क्या जानना चाहता था, तो तुम जा सकते हो। आप हमें जाने दे रहे हैं? शैडो 9 और शैडो 11 दोनों ही अचंभित थे। उन्हें इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। 5 तत्वों का सिद्धिकरण, 9वां स्तर ब्रह्मांड चरण 2। क्या आप अब भी उम्मीद करते हैं कि मैं आपको रात के खाने पर आमंत्रित करूंगा? वांग टेंग ने कहा। 1, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। छाया 9 और छाया 11 ने तुरंत अपना सिर हिलाया। तो जल्दी करो और चले जाओ। वांग टेंग ने अपना हाथ हिलाया, उनके भीतर की सीलों को ऊपर उठाया और उन्हें जाने के लिए कहा। हम अब जा रहे हैं।
छाया 9 और छाया 11 ने झिझकते हुए एक दूसरे को देखा। जाओ जाओ, मेरा मन मत बदलो, वांग टेंग ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया। अंततः शैडो 9 और शैडो 11 ने झिझकना बंद कर दिया और जाने वाले थे। रुको, वांग टेंग ने अचानक कहा। 2 हत्यारे, यकीनन यह आदमी बस उनके साथ खेल रहा था, उसका कभी भी उन्हें जाने देने का इरादा नहीं था। वांग टेंग ने सुझाव दिया, आइए हम संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करें ताकि मैं भविष्य में आपको आसानी से ढूंढ सकूं। संपर्क जानकारी का आदान प्रदान, बस ऐसे ही। शैडो 9 और शैडो 11 को थोड़ा उलझन महसूस हुई और उन्होंने पूछा, जल्दी करो, क्या तुम दोनों सचमुच छाया किले के कुलीन लोग हो? तुम थोड़े मंदबुद्धि क्यों लग रहे हो? वांग टेंग ने अधीरता से कहा। वे दोनों अवाक रह गए। मंदबुद्धि? यदि यह व्यक्ति नियमों के अनुसार खेलता तो ऐसा कभी नहीं होता कि वह इस तरह से पकड़ा जाता। लेकिन अंत में उन्होंने अनिच्छा से संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया, फिर वांग टेंग की ओर देखा। अच्छा, बहुत बढ़िया। वांग टेंग ने राउंड बॉल को अपना संपर्क विवरण जोड़ने को कहा, संतुष्टि में सिर हिलाया और फिर अपना हाथ हिलाया। जाओ जाओ, अगर कुछ भी आता है तो संपर्क में रहना। एड्स बाय पब फ्यूचर, हम तुम्हारे साथ संपर्क क्यों रखेंगे? शैडो 9 और शैडो 11 ने चुपके से शिकायत की। फिर वे पलटे और जल्दी से भाग गए। प्रकाश की किरणों में परिवर्तित होकर वे आकाश में उड़ गए और एक क्षण में ही वांग टेंग की दृष्टि से ओझल हो गए। उसे डर था कि कहीं वह अपना मन न बदल ले। इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? मैं तुम्हें खाने वाला नहीं हूँ, वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। हो सकता है कि आप लोगों को न खाते हों, लेकिन उनकी नज़रों में आप शायद उन लोगों से ज़्यादा डरावने हैं जो ऐसा करते हैं, राउंड बॉल ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। अल्पविराम। दूसरी ओर शैडो 9 और शैडो 11 ने काफ़ी दूरी तक उड़ान भरी, ये सुनिश्चित करते हुए कि वांग टेंग उनका पीछा न करे। वे धीरे धीरे नीचे उतर आए। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनके हाव भाव अत्यंत गंभीर हो गए। वे लगातार अपने शरीर की स्थिति का निरीक्षण करते रहे, लेकिन उन्हें कोई समस्या नहीं मिली। इससे उनके चेहरे और भी उदास हो गए। समस्या की पहचान न कर पाना सबसे बड़ी समस्या थी। वे उस अनैच्छिक स्थिति को नहीं भूल पाएंगे जिसका उन्होंने अभी अनुभव किया। वांग टेंग ने उन्हें जाने दिया और उन्होंने और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। जाने में सक्षम होना पहले से ही सौभाग्य माना जाता था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वे इस मुद्दे को भूल गए। हमें क्या करना चाहिए? शैडो 11 ने पूछा। उस आदमी ने निश्चित रूप से हमारे अंदर किसी प्रकार का बीज बोया है जो हमारे मन को नियंत्रित कर सकता है। हाँ, शैडो 9 ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन हम अभी भी समस्या का पता नहीं लगा पाए हैं, जो सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। क्या हम वापस जाकर शैडो जेड किंग से मदद मांग सकते हैं? शैडो 11 ने सुझाव दिया। क्या तुम मरना चाहते हो? शैडो 9 ने ठंडे स्वर में कहा। हमारी वर्तमान स्थिति में अगर हम समस्या की पहचान नहीं कर सकते तो यह एक मृतंत होगा। मैं। शैडो 11 का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उसने आह भरी, तो क्या हम खुद को इस तरह नियंत्रित होने देंगे? जब तक हम कोई समाधान नहीं खोज लेते, हम अभी यही कर सकते हैं। शैडो 9 की नज़रें झिलमिला उठीं और वह गहरी आवाज़ में बोला, अभी तक मुझे इसका पता नहीं चला था, लेकिन अचानक यह मेरे लिए स्पष्ट हो गया। तुमने क्या समझा? छाया 11 ने पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? शैडो 9 ने अधीरता से उसे घूरते हुए कहा, उसने हमें जाने दिया, सच्ची दया से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह चाहता है कि हम उसके अंदरूनी लोगों की तरह काम करें। जब उसे शैडो फोर्ट्रेस के बारे में जानकारी चाहिए होती है या वह चाहता है कि हम कुछ करें, तो उसे बस हमसे संपर्क करना होता है और हम बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते। आपकी बात तो सही है। शैडो 11 ने सिर हिलाया। शैडो 9 ने असहाय होकर अपने साथी की ओर देखा और अंदर ही अंदर आह भरी। अब दूसरे पक्ष ने चाकू पकड़ लिया और वे मछली थे। वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते थे। वे एक बार में केवल एक कदम ही उठा सकते थे। सौभाग्य से उसने हमें शैडो फोर्ट्रेस की तकनीकों और कौशलों, या यहाँ तक कि महल के रहस्यों को भी उजागर नहीं करने दिया। अन्यथा हमारे पास केवल एक ही परिणाम होता, मृत्यु। शैडो 11 ने अचानक अपना आभार व्यक्त किया। हाँ, शैडो 9 की नज़रें हल्की सी झिलमिला उठीं और उसने सिर हिलाया। उसे भी सौभाग्यशाली महसूस हुआ। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, चलो चलते हैं। चूंकि अब हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम इस पैतृक भूमि में ही अवसर तलाश सकते हैं। अगर हम खाली हाथ लौटे तो निस्संदेह हमें सज़ा मिलेगी। शैडो 11 को कुछ अप्रिय यादें याद आने लगी। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उसने तुरंत सिर हिला दिया। दोनों ने अब और देर करने की हिम्मत नहीं की। वे तुरंत प्रकाश की लकीरों में बदल गए और वांग टेंग से विपरीत दिशा में आकाश की ओर दौड़ पड़े। अल्पविराम। समय धीरे धीरे बीतता गया और पलक झपकते ही 5 दिन और बीत गए। 5 दफन पैतृक भूमि के भीतर कुछ मार्शल योद्धाओं को अंततः अपने अवसर मिल गए। कुछ लोगों ने धर्मग्रंथों की खोज की तथा अन्य लोगों ने युद्ध की तकनीकें खोजी, जिनमें स्वर्ग स्तर और यहाँ तक कि ब्रह्मांड स्तर की तकनीकें और कौशल भी शामिल थे।
कई युद्ध योद्धाओं के लिए जो किसी बड़ी सेना में पैदा नहीं हुए थे, ये तकनीकें और कौशल उनकी नींव को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए पर्याप्त थे। कुछ लोगों को विशेष खजाने मिले जिनसे उन्हें बहुत लाभ हुआ या जिनकी कीमत काफ़ी थी, भले ही वे खुद उनका अभ्यास न कर सकें। वे उन्हें ब्रह्मांड के सिक्कों की अच्छी रकम के लिए बेच सकते थे। बेशक अवसरों के साथ साथ भयंकर लड़ाइयाँ भी हुईं। लोगों को कई तरह के अवसर और खजाने मिले जिससे अनिवार्य रूप से पैतृक भूमि के भीतर संघर्ष और विवाद पैदा हुए। बाहरी लोगों की बढ़ती संख्या ने एक बार अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण क्षेत्र में रक्तपात ला दिया। परंपरागत रूप से जो लोग प्रवेश करते थे वे 5 प्रमुख परिवारों के योद्धा होते थे। अगर संघर्ष भी होते थे तो वे आमतौर पर बहुत तीव्र नहीं होते थे। हालांकि कई बाहरी मार्शल योद्धाओं के आने के बाद इन व्यक्तियों में कम आरक्षण और अवरोध थे। वांग टेंग का मुख्य दल और 5 प्रमुख परिवारों के मार्शल योद्धा कई दिनों की यात्रा के बाद धीरे धीरे पंचतत्व पर्वत के स्थान के पास पहुंच रहे थे। इस समय एक अपेक्षाकृत ऊंची चोटी पर आकृतियां उतरीं। आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे वांग टेंग और अन्य लोग थे। कुछ ही दूरी पर लोगों का एक समूह भयंकर युद्ध में लगा हुआ था, जिसके साथ साथ लगातार सैन्य बलों का विस्फोट हो रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये पागल कुत्ते हमारे परिवारों के अवसरों को छीनने के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। घिनौना, गुइजांग ग्यान ने घृणा से कहा। उन्हें मारने दो। अगर हेशान शाही वंश न होता तो उन्हें हमारी 5 कब्रों वाली पैतृक भूमि में प्रवेश करने का मौका नहीं मिलता। वे अवसरों के साथ चले जाना चाहते हैं। यह इतना आसान नहीं होगा, युनजांग जियाओ ने व्यंग्य किया। क्या हमें उन्हें खत्म कर देना चाहिए? हिंगजांग मो ने उदासीनता से सुझाव दिया। भूल जाओ, हमारा लक्ष्य पंचतत्व पर्वत है। रास्ते में परेशानी खड़ी करना बुद्धिमानी नहीं है। ये जांग शिननुओं ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, इस बार मैं उन्हें छोड़ दूंगा, गुइजांग ग्यान ने कहा। वांग टेंग उनके बगल में खड़ा था और दूर से चल रही लड़ाई को शांत निगाहों से देख रहा था। उसे ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। यदि वे अवसर प्राप्त करना चाहते थे तो उन्हें ऐसी चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता। केवल उसे कुछ भी नहीं सहना पड़ा, कुछ भी न करते हुए सुधार करना पड़ा। इन दिनों की चर्चा करें तो इन दिनों ने उसे महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाया था। चाहे वह 5 प्रमुख परिवारों के मार्शल योद्धाओं द्वारा मारे गए जानवर हों या उनके क्लोन द्वारा निपटाए गए जानवर हों, इन सभी ने उसकी सेनाओं में पर्याप्त वृद्धि में योगदान दिया। अब उसकी सभी 5 मूल तात्विक शक्तियां ब्रह्मांड के 9वें स्तर पर थीं। ये सही है, सभी 5 तत्व ब्रह्मांड के 9वें स्तर तक पहुंच गए थे। ऐसी उन्नति किसी डरावनी बात से कम नहीं थी। कुछ दिन पहले ही उसकी 5 सेनाओं का अधिकतम स्तर 7वां स्तर था, जबकि सबसे कम 6ठा स्तर था। अब वे सभी 9वें स्तर पर पहुंच गए थे। ऐसे सुधार आम लोगों की कल्पना से परे थे। यदि गुइजांग ग्यान और अन्य लोगों को पता चला कि जिन जानवरों का उन्होंने परिश्रमपूर्वक शिकार किया था और रास्ते में उन्हें मारा था, उन्होंने वांग टेंग की प्रगति में योगदान दिया था, तो वे इतने दुखी हो जाएंगे कि रो भी नहीं पाएंगे। जैसे ही वांग टेंग ने विशेषता बोर्ड पर परिवर्तन देखा, उसके मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। ये बहुत अच्छा लगा। अन्य अवसरों की परवाह किए बिना 5 दफन पैतृक भूमि की यह यात्रा पहले से ही सार्थक थी। भाई हान, आप इतने खुश क्यों हैं? ये जांग शिननुओं ने अपने माथे के सामने लंबे बालों को ठीक किया और अपना सिर थोड़ा झुकाया, वांग टेंग की ओर देखा। ओह, कुछ खास नहीं। मुझे तो बस ये दयनीय लगता है कि इन लोगों ने कुछ तथाकथित अवसरों के लिए अपना विवेक खो दिया है, वांग टेंग ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। ये निचले स्तर के मार्शल योद्धाओं का दयनीय पहलू है। हमारे विपरीत जो कई लाभों के साथ पैदा हुए थे, ये जांग जिननुओं ने पूछा। ये सच है, वांग टेंग ने थोड़ा सिर हिलाया, विषय बदलते हुए पूछा। पंचतत्व पर्वत तक पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा? हम पहले ही आ चुके हैं। ये जांग शिननुओं और अन्य लोगों ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए एक दूसरे की ओर देखा। 5 तत्वों के पहाड़ों का प्रकट होना, जुदा होने के रास्ते, एक पहले ही आ गए। एक ये जांग शिननुओं के शब्दों ने वांग टेंग को अनजाने में रुकने पर मजबूर कर दिया। उसने चुपचाप अपनी असली आंख को सक्रिय किया और सामने के शून्य की ओर देखा। सचमुच, उसे एक सुराग मिल गया। हजारों मील दूर स्थानिक क्षेत्र थोड़ा असामान्य लग रहा था। उसने अपनी स्पेस फिजिक को फिर से सक्रिय किया और ध्यान से महसूस किया। उसे साफ तौर पर लगा कि सामने वाले क्षेत्र में कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां एक प्रकार का स्थानिक तह था और उस तहदार स्थान के भीतर एक और स्थान था। यह एक अत्यंत परिष्कृत स्थानिक हेरफेर तकनीक थी। शायद केवल शाश्वत अवस्था से परे के प्राणी ही ऐसी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। वांग टेंग की आंखों में उत्सुकता की झलक दिखी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं बताया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यहाँ कुछ रहस्यमय हो सकता है? हमारे 5 कब्रिस्तान पैतृक भूमि के रहस्य स्वाभाविक रूप से आप जैसे बाहरी व्यक्ति की समझ से परे हैं, गुइजांग ग्यान ने उसकी ओर देखते हुए कहा। वांग टेंग ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। यह आदमी बहुत गंदा है और उसे जल्द या बाद में उससे निपटना ही होगा।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये जल्द ही सामने आ जाना चाहिए। तब तक भाई हान, आपको पता चल जाएगा, ये जांग शिननुओ ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इसका इंतजार करूंगा। वांग टेंग ने सिर हिलाया जैसे कि वह वास्तव में इसका इंतजार कर रहा था। उसके बाद समूह जानवरों का शिकार करने के लिए बाहर नहीं गया। इसके बजाय वे पहाड़ की चोटी पर खुली जगह पर आराम करने लगे। हा हा हा, दूर से हंसी की आवाज गूंजी। आसपास के इलाकों में संघर्ष जल्दी ही समाप्त हो गया। कुछ लोग मारे गए जबकि अन्य को अवसर मिले और वे अब अपनी सफलता का आनंद ले रहे थे। स्वूश। हालांकि इससे पहले कि वे उस पल का पूरा आनंद ले पाते, एक तीखी आवाज हवा में गूंज उठी। कौन? एक योद्धा का चेहरा अचानक बदल गया। वह चिल्ला रहा था और एक तरफ छिपने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसका शरीर उसके दिमाग की गति के साथ तालमेल नहीं रख सका। बचने की कोशिशों के बावजूद उसके शरीर को एक लंबे भाले ने छेद दिया और खून तुरंत आसमान में फैल गया। कोलाहलयुक्त लंबे भाले के दूसरे छोर पर कोई और नहीं बल्कि ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स का युवा सदस्य था। उसका चेहरा ठंडा था, वह गिरे हुए योद्धा को घृणा और तिरस्कार के भाव से देख रहा था। तुम, युद्ध योद्धा, जो अभी मरा नहीं था, ने खून थूका और युवक को सदमे में देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मरना। अपने लंबे भाले के एक झटके से योद्धा का शरीर फट गया और खून की बौछार में बदल गया जो हवा में फैल गई। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई और कई लोग आंखों में भय और खौफ के मिले जुले भाव के साथ उस युवक को घूर रहे थे। इस समय सभी ने उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत किया जिसे उकसाया नहीं जाना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि मार्शल योद्धा ने थोड़ा जोर से हंसा, उसने किसी को मौके पर ही मार डाला। ये बहुत निर्दयी था, 15 या 16 साल के लड़के से बिल्कुल अलग। वे उसे उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। कई लोग इस युवक को ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति के रूप में पहचानते थे, जिससे वे समुद्री डाकू समूह की कुख्यात प्रतिष्ठा के बारे में और भी अधिक आशंकित हो गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ब्लैक स्कल यूनिवर्स के समुद्री डाकू इतने कुख्यात थे। इस तरह की साहसिक और निर्मम कार्यशैली ने स्वाभाविक रूप से लोगों में भय और खौफ पैदा कर दिया। पहाड़ की चोटी पर कुछ दूरी पर एक बड़ी चट्टान पर पैर मोड़कर बैठे वांग तेंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ते हुए सामने खड़े युवक को देखा। यह आदमी बहुत घमंडी था। इस व्यक्ति से निपटना आसान नहीं है, हिंग जांग मो ने गंभीर स्वर में कहा। अभी अभी जो दृश्य हुआ उसे 5 प्रमुख परिवारों के सदस्यों ने देखा। वे जानते थे कि यह युवक ईशान शाही कबीले का सदस्य है। इस युवक की ताकत और क्रूरता देखकर वे स्वाभाविक रूप से थोड़ा भयभीत महसूस कर रहे थे। ईशान शाही कबीले का पिछला काला सींग वाला युवक भी बहुत शक्तिशाली था और वे एक साथ काम करने पर भी उससे निपट नहीं सकते थे। अब ऐसा लग रहा था कि यह युवक उससे भी अधिक शक्तिशाली था। उनके पास उसके खिलाफ क्या मौका था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, भाई हान, ये जांग शिननुओ वांग टेंग को देखने से खुद को रोक नहीं सका। कोई बात नहीं, अगर हमारा सामना उससे हुआ तो मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा, वांग टेंग ने शांति से कहा। धन्यवाद भाई हान, हालांकि आपको सावधान भी रहना चाहिए। अगर यह वाकई बहुत ज्यादा हो गया तो हमें हार माननी पड़ सकती है, ये जांग जिन्नुओं ने अपनी चिंता व्यक्त की। हम 5 प्रमुख परिवारों के सदस्यों को संदर्भित करता प्रतीत हुआ। वांग टेंग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसे शब्द कहेगी। 5 दफन पैतृक भूमि हर 1000 साल में एक बार खुलती है। अंदर के अवसर निश्चित रूप से 5 प्रमुख परिवारों के मार्शल योद्धाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन वह बस ऐसे ही हार मानने को तैयार थी। यहाँ तक कि जब उन्होंने हेंग जांगमो और अन्य लोगों की ओर देखा तो उनमें असहमति का कोई संकेत नहीं था। स्पष्ट रूप से वे सभी ये जांग शिननुओं के बयान से सहमत थे। मैं अपनी सीमाएं जानता हूँ, वांग टेंग ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, वांग टेंग ने सिर हिलाया। उस समय युवक ने वांग टेंग की निगाहों को देखा, अपना सिर घुमाया और दूसरी तरफ देखा। उसकी आंखों में उपहास की झलक थी। वांग टेंग के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई और उन्होंने बिना कोई कमजोरी दिखाए उसकी नजरों से नजरें मिला लीं। कितना जीवंत! अचानक एक आवाज गूंजी। युद्ध चाकू लिए एक व्यक्ति तेजी से दूर से आ रहा था। ये व्यक्ति ज़ुओगू था, जो व्हाइट नाइट यूनिवर्स पायरेट्स का सदस्य था। युवक ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मार्शल योद्धा को मारने के बाद उसने हाथ बढ़ाकर लाल रंग का प्रकाश वाला गोला अपने हाथ में पकड़ लिया, जो योद्धा को पहले ही मिल चुका था। फिर वह एक बड़े पेड़ पर उतरा और पैर मोड़कर बैठ गया। ज़ुओगू ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में उदासी की झलक दिखी। ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स का ये नौजवान वास्तव में उसे नीची नज़र से देख रहा था। हालांकि उसने केवल ठंडी सांस ली और कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय उसने चारों ओर देखा, 5 प्रमुख परिवारों के सदस्यों को देखा और उसकी नज़र एक पहाड़ की चोटी पर पड़ी जहां वह चुपचाप इंतजार कर रहा था। ये लोग मूर्ख नहीं थे।
वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि 5 परिवारों के सदस्य 5 कब्रिस्तान पैतृक भूमि के केंद्रीय क्षेत्र में अवसर के लिए यहाँ आए थे, जो वास्तविक केंद्र बिंदु था। अन्य क्षेत्रों में अवसर छोटी मछलियों और झींगा से अधिक कुछ नहीं थे, जो उनके ध्यान देने योग्य नहीं थे। कुछ ही समय बाद रेड ड्रैगन यूनिवर्स पायरेट्स से चिली, लोंगलापा साम्राज्य से शैली, और यहाँ तक कि गोल्डन पीक सिटी से छोटा मोटा और एज्योर स्काई आइलैंड से युवती भी वहाँ आ पहुंची। गोल्डन पीक सिटी का मोटा ताज़ा नौजवान खास तौर पर मनोरंजक था। वह छोटे आकार के शानदार गोल्डन पीक सिटी एयरशिप में इत्मीनान से उड़ रहा था और अपने आगमन पर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। 2 हालांकि वह लोगों से कुछ हद तक डरता हुआ लग रहा था। उसने चारों ओर देखा, फिर एज्योर स्काई आइलैंड की युवा लड़की के पास गया। वे दोनों एक दूसरे को जानते हुए लग रहे थे। लेकिन एज्योर स्काई द्वीप की युवा लड़की अत्यंत तिरस्कारपूर्ण थी, अपने होठों को सिकोड़ रही थी और उस मोटे लड़के को अनदेखा कर रही थी। वांग टेंग का क्लोन भी आया, हवा में उड़ते हुए और कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए। अकादमी मध्यस्थता संघ के सदस्य के रूप में उनकी स्थिति ने इन लोगों को उन्हें गंभीरता से लेने पर मजबूर कर दिया। जल्द ही उसे उतरने के लिए एक चोटी मिल गई और वह दूसरों के साथ प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही देर बाद शैडो 9 और शैडो 11 आ गए। उन्होंने वांग टेंग के क्लोन पर नजर डाली, उन्हें थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। हालांकि वे काले लबादे में लिपटे हुए थे, जिससे उनके हाव भाव दूसरों से छिप गए। इन 2 छाया किले मार्शल योद्धाओं की उपस्थिति ने भी कई उत्सुक निगाहों को आकर्षित किया। छाया किले के मार्शल योद्धाओं के प्रति उनकी जिज्ञासा वांग टेंग के प्रति जिज्ञासा से कम नहीं थी। अल्पविराम, हर कोई यहाँ है, वांग टेंग ने कहा। ये सभी लोग पंचतत्व पर्वत के लिए यहाँ आए हैं। ऐसा लगता है कि वे इससे अपरिचित नहीं हैं, हेंग ज़ांगमो ने गंभीरता से कहा। वांग टेंग ने पूछा, क्या इस पैतृक भूमि की जानकारी के बारे में बहुत से लोग जानते हैं? ये रहस्य फैंटम ड्रिफ्ट प्रादेशिक क्षेत्र की प्रमुख ताकतों के लिए इतने गोपनीय नहीं हैं। अगर वे जानना चाहते हैं तो वे कोई रास्ता निकाल लेंगे। हमारे 5 परिवार हर साल मार्शल योद्धाओं को खो देते हैं, युनजांग जियाओ ने आह भरते हुए कहा। वांग टेंग को अचानक समझ आ गया, अगर कोई 5 दफन पैतृक भूमि के रहस्यों को जानना चाहता है तो वह 5 परिवारों के योद्धाओं का सीधे अपहरण कर सकता है। कुछ प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं को इन रहस्यों के बारे में जानने का मौका मिल सकता है। बेशक ये रहस्य सतह तक ही सीमित थे और गहरे रहस्य आसानी से उजागर नहीं हो सकते थे। इसलिए विभिन्न शक्तियों के अधिकांश प्रतिभाशाली लोग पंचतत्व पर्वतों के अस्तित्व के बारे में अधिक से अधिक जानते थे। हालांकि यदि वे विशिष्ट अवसर प्राप्त करना चाहते थे तो उन्हें पंचतत्व पर्वत में प्रवेश करना होगा और स्वयं उसका अन्वेषण करना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धीरे धीरे समय बीतता गया। इस अंतरिक्ष के आकाश में एक तारा था। तारे के घूमने से दिन और रात बदलते रहते थे। रात होने वाली थी। अचानक दूर आकाश में सफ़ेद बादलों के बड़े समूह एकत्र हो गए और शाम के सूरज की चमक में वे बादल चमकदार लाल दिखाई देने लगे। ये खुलने वाला है, ये जांग शिननुओ ने अचानक कहा। ओह! वांग टेंग ने उसकी निगाह का अनुसरण किया और तुरंत सफ़ेद बादलों के ऊपर अंतरिक्ष में सूक्ष्म उतार चढ़ाव को महसूस किया। न केवल वांग टेंग बल्कि अन्य लोगों ने भी परिवर्तन महसूस किया। हालांकि इन व्यक्तियों को वांग टेंग की तरह सूक्ष्म स्थानिक उतार चढ़ाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन उनके सामने असामान्य दृश्य स्पष्ट था। एकत्रित होते सफ़ेद बादलों ने हवा में लटकते हुए एक भूभाग का निर्माण किया जो अत्यंत विचित्र दिखाई दे रहा था। इस समय सफ़ेद बादलों पर स्थानिक उतार चढ़ाव अधिक तीव्र हो गए और सभी को तुरंत कुछ असामान्य होने का आभास हुआ। अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव, क्या ऐसा हो सकता है कि पंचतत्व पर्वत इस स्थान पर नहीं है? यह एक स्थानिक तय है। पंचतत्व पर्वत किसी अन्य स्थान में छिपा हुआ है। अल्पविराम। भीड़ में चर्चाओं का माहौल था। उनके चेहरों पर पंचतत्व पर्वत के स्थान के बारे में जानकर आश्चर्य व्यक्त हो रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, सफ़ेद बादलों के ऊपर स्थानिक उतार चढ़ाव तेज होते गए और सभी की आंखों के सामने अदृश्य ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए 5 विशाल पर्वत धीरे धीरे सफ़ेद बादलों से उभरने लगे। बादलों और धुंध के आवरण में इन 5 पर्वतों के केवल निचले हिस्से ही दिखाई दे रहे थे, फिर भी इस आंशिक दृश्य ने भी सभी को विस्मय में डाल दिया। वे बहुत विशाल थे। ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक पर्वत लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ था और जहां तक उनकी ऊंचाई का प्रश्न है वह अनुमान से परे थी, तथा ऐसा प्रतीत होता था कि वे इस स्थान की सीमाओं से परे फैले हुए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यद्यपि ये पर्वत इसी स्थान पर दिखाई देते थे, किंतु वास्तव में वे किसी अन्य आयाम में स्थित थे। हर कोई बहुत आश्चर्यचकित था। उनकी निगाहें दूर स्थित विशाल चोटियों पर टिकी थीं और वे उनसे हटने में असमर्थ थे। चाहे वह व्हाइट नाइट यूनिवर्स पायरेट से जुओगू हो, लोंगलापा साम्राज्य से शैली हो या कोई अन्य प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, कोई भी इन ऊंचे पहाड़ों का सामना करने पर अपना धैर्य नहीं बनाए रख सका। यहाँ तक कि वांग टेंग को भी थोड़ा विस्मय महसूस हुआ। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्होंने कहा था कि एक बार जब आप पहाड़ों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वे 5 तत्वों के पहाड़ हैं।
5 तत्व पर्वत प्रकट हो गए हैं। अब समय आ गया है कि हम पहाड़ों में प्रवेश करें। हिंगजांग ने ऊंचे पहाड़ों को देखते हुए उत्साह महसूस किया और बोला। इसी तरह गुइजांग डियान, यिजांग शिनुओ और अन्य लोग भी अपवाद नहीं थे। इन विशाल चोटियों को देखकर उनकी भावनाएं उमड़ पड़ीं, मानो उनकी नसों में खून दौड़ गया हो। हम यहीं अलग हो जाएंगे। प्रत्येक परिवार एक पहाड़ में प्रवेश करेगा। यिजांग शिनुओ ने वान तेंग की ओर देखा और कहा, अगर तुम अलग हो गए तो मैं तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकता हूँ। वान तेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। परिवार के मुखियाओं के निर्देशों के अनुसार एक बार जब हम पंचतत्व पर्वत पर पहुंच जाएंगे तो आपको हमारा अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस हेईशान शाही कबीले के युवक का अनुसरण करते हुए वह जिस भी पर्वत पर जाना चाहे वहां चले जाएं, गुइजांग डियान ने सहजता से कहा। वान तेंग मुस्कुराया। पांचों परिवार के मुखियाओं ने एक चतुराई भरा निर्णय लिया। हेईशान रॉयल कबीले के युवक का पीछा करके वे अपने कई प्रतिभाशाली लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते थे, जबकि उसे परिवार के सबसे महत्वपूर्ण अवसर के स्थान से अनजान रख सकते थे। यह एक पत्थर से दो पक्षियों को मारना था। हालांकि वान तेंग का मना करने का कोई इरादा नहीं था। ईमानदारी से कहूं तो उस समय पांचों परिवार शायद उससे कम जानते थे। ये काफी मनोरंजक था कि वे इस बात से चिंतित थे कि कहीं वह उनके रहस्यों का पता न लगा ले। यिजांग शिनुओ झिझकी। उसे लगा कि ऐसा करना कुछ हद तक अनुचित है, लेकिन परिवार के हितों को ध्यान में रखते हुए उसने और कुछ कहने से परहेज किया। ठीक है, चलो इसी योजना पर चलते हैं, वान तेंग ने सिर हिलाकर सहमति जताई। गुइजांग डियान ने मन ही मन उपहास किया। उसने अनुमान लगाया था कि अंत में यह आदमी 5 दफन टोकन की खातिर समझौता कर लेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन चल दर एक प्रकाश आदेश जारी किया गया। हिंगजांग और अन्य लोगों के नेतृत्व में 5 परिवारों के सदस्य प्रकाश की लकीरों में बदल गए और 5 तत्व पर्वतों की ओर बढ़ चले। वान तेंग वहीं रुक गया और हेईशान शाही वंश के युवक का इंतजार करने लगा। 5 प्रमुख परिवारों के सदस्यों को आगे बढ़ते देख अन्य लोगों ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के पंचतत्व पर्वत की ओर दौड़ लगा दी। शैडो 9 और शैडो 11 ने वान तेंग के क्लोन पर नजर डाली और तुरंत अलग हो गए और अलग अलग पहाड़ों की ओर बढ़ गए। उनकी पसंद उनके अलग अलग बल तत्वों से प्रभावित थी। इस समय वान तेंग का डुप्लीकेट शान से उठा और अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले महान पर्वतों में से एक की ओर उड़ गया। जहां तक ये सवाल है कि वह कैसे जानता था कि कौन सा पर्वत किस मौलिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, ये बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं था। पहाड़ समृद्ध शक्ति से घिरे हुए थे और थोड़ी सी समझ से कोई भी आसानी से उनकी विशेषताओं को पहचान सकता था। हेईशान शाही कबीले के युवक ने यह सुनिश्चित करने के बाद कि सभी लोग अंदर आ चुके हैं, मुड़कर वान तेंग की ओर देखा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। फिर वह अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले पर्वत की ओर बढ़ गया। वान तेंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी अग्नि पर्वत को चुनेगी। उसका क्लोन भी इसी पर्वत पर गया था। अपना सिर हिलाते हुए वह धीरे से उठा और उसके पीछे चला गया। यद्यपि पांचों महान पर्वत नजदीक दिखाई दे रहे थे, परंतु वास्तविकता ये थी कि अभी भी उन्हें वहां से काफी दूरी तय करनी थी जहां वे कुछ क्षण पहले थे। प्रकाश की एक किरण में तब्दील होकर वान तेंग पहाड़ों के पास पहुंच गया। जैसे जैसे वह पास पहुंचता गया उसे एक सूक्ष्म स्थानिक उतार चढ़ाव महसूस हुआ, मानो वह किसी अदृश्य अवरोध से गुजर रहा हो। अगले ही पल वह अग्नि पर्वत की तलहटी में उतर गया। पहाड़ पर घनी अग्निशक्ति छाई हुई थी। पास में होने से ही वान तेंग को महसूस हुआ कि उसके अंदर की अग्निशक्ति अचानक से उबल रही है और अनायास ही उसके दिल की ओर बढ़ रही है। अचानक ऐसा लगा जैसे उसका हृदय पर्वत के साथ प्रतिध्वनित हो गया। ऐसा लगता है कि उस स्क्रॉल पर दी गई जानकारी सही हो सकती है, वान तेंग ने खुद से कहा। उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव झलक रहा था। अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए उन्होंने देखा कि पहाड़ पर कई गुफाएं हैं। इन छिद्रों से अग्निशक्ति का तारामंडल निकल रहा था, जिससे एक अजीबोगरीब और रहस्यमय वातावरण बन रहा था। हेईशान शाही कबीले का युवक पहले ही गायब हो चुका था और वान तेंग को आश्चर्य हुआ कि वह किस गुफा में प्रवेश कर गया था। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, वान तेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। 5 प्रमुख परिवारों के सदस्यों ने यहाँ की बहुत सी गुफाओं का जिक्र नहीं किया था। वह हेईशान शाही कबीले के युवक को कैसे ढूंढ सकता था? वान तेंग को निराशा महसूस हुई। उन्होंने मानसिक रूप से जानकारी की कमी के बारे में शिकायत की। फिर उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार किया और क्षेत्र की सभी गुफाओं में सफाई की। वान तेंग को उम्मीद थी कि वह उसी क्षेत्र में प्रवेश करके हेईशान शाही कबीले के युवक को ढूंढ लेगा जहां वह पहले उतरा था, संभवतः गुफाओं में से एक में प्रवेश करके। हालांकि जैसे ही वान तेंग की आध्यात्मिक शक्ति गुफाओं में से एक में प्रवेश कर गई, उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है।